हेलो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लाइट कम दिखाई दे रही है, एक बार चेक करो। उसमें देखो कैमरे में कम है क्या, एक बार उसको चेक करो कैमरा कैसा दिख रहा है और यहां पर स्क्रीन में मुझे दिखाओ। चलो भाई आवाज एक बार चेक कर लो। एक बार सब लोग आवाज बताना भाई, मामला ठीक चल रहा है क्या। एक बार कृपया ये बताएं कि आवाज ठीक ठाक जा रही है। अभी कैसे पता करें कि सब सही है भाई। यस यस आ तो रहा है। ये रोज अर्जुना ही हो जाता है भाई मामला। यहाँ पे ना जो स्टूडियो ऑपरेटर है वो भांग खा के घूमते रहते हैं यहाँ पे। इनको समझ ही नहीं आता कि कौन सा चीज लगाना है। दो दो बार गलती हो रखी है। अजीब स्थिति है यार। चलो जी आ जाओ, क्लास की शुरुआत ही। हेलो हेलो, यस यस अब आप दिख रहा है, मैंने खुद चेक कर लिया जी। ओके ओके, आवाज क्लियर है। थोड़ी आवाज कम कराओ, बहुत ज्यादा आवाज है, आवाज ठीक करना। चलो जी यस यस, हाजिर हो जाओ भैया, हाजिर हो जाओ। हेलो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस यकीन 2.0 बैच, जहां पर आज हम लेक्चर नंबर 7 लेकर हाजिर हैं, पीरियोडिक टेबल चैप्टर का। आज हम एक तरीके से समरी कर रहे होंगे आपके सामने। जितने भी हमने अभी तक पोर्शन पढ़े हैं उनके क्वेश्चंस को एक बार करके देख लेते हैं कि भाई हमने ठीक ठाक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, किस तरीके का पढ़ा है। तो सारे यूक्यूटीज एक बार चैट में दिख जाए भैया। अब जाके मुझे चैट दिख रही है पूरे 5 मिनट खराब करने के बाद हमारी। यस प्लीज एंड प्लीज इसमें चैट ऑन करो। उनको बोल दो भाई अगले दिन से क्लास नहीं होगी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मुझे एक आदमी रोज सेम चाहिए, बदल गया तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। और ये लाइव जा रहा है, ये भी ध्यान रखना। अजीब स्थिति है, रोज यहीं खड़े रहते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलो भाई ठीक है, ओके ओके। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, स्टेथोस्कोप इसका नाम है, और इस पर क्या जवाब देना है आप सभी को पता है। चलिए जी पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। तो स्टेथोस्कोप जितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं भैया एक्टिव रहा करें, पता होना जरूरी है कि यहां पर क्या चल रहा है। ठीक है जी, यस सारे यूक्यूटीज हाजिर हैं। चैट में एक बार आवाज की बातचीत हो जाए भैया, आवाज ठीक आ रही है क्या, क्या मेरी आवाज ठीक से आ रही है, सुनाई दे रही है। बाद में मत कहना सर बदल दो, कम कर दो, ज्यादा कर दो। आवाज मैनेज करना भाई, सुनाओ ध्यान से पहले। यस यस यस, इसका जवाब आपको पता है क्या लिखना है। वेरी वेरी गुड, अच्छी शुरुआत हो गई है। अब चलिए कोई बात नहीं, 3-4 मिनट खराब हुए हैं। हाँ आइए आइए, स्वागत है स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। सुस्वागतम भैया लोग, सुस्वागतम। वेरी वेरी गुड, जबरदस्त मस्त। आइए आवाज ठीक है ना अब। ओके ओके, चलिए जी अगला देखते हैं। अभी छोटी मोटी बातें रोज कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आती रहेंगी। एक बच्चा कहता सर आप एक साथ पढ़ा दिया करो। क्यों भाई, क्यों एक साथ पढ़ना है तुझे। छोटी मोटी बातें रोज कुछ ना कुछ करा करेंगे, है ना। एक दिन में तुझसे सारा याद तो होगा नहीं, अगर कोई याद करने का फैक्टर है तो धीरे धीरे करके ये लिख दिया करो। छोटी मोटी बातें ऐसे करके बना दो भैया, उसके नीचे ये पॉइंट्स भर लिया करो। ठीक है। हाँ एक तो दिक्कत ये है कि सारे टीचर को ज्ञान दे रहे हैं। हाँ सब टीचर को, सारे बच्चे भी टीचर को ज्ञान दे रहे हैं, स्टूडियो ऑपरेटर भी टीचर को ज्ञान दे रहे हैं। हाँ सब टीचर को ही ज्ञान देते हैं भैया, हद हो रखी। यस यस यस, बुक पहुंच गई, बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त, वेरी गुड। कैसा लगा, बुक अच्छा है। आवाज कम है, थोड़ा बढ़ाओ, हल्का सा आवाज बढ़ाओ। नहीं ठीक है, आवाज रहने दो रहने दो। अब यहां पे ऐसा ऑप्शन बनाओ कि जिससे मैं खुद बढ़ा सकूं। पीछे जाके वॉल्यूम बढ़ाओ ताकि मैं यहां पे अगर खींचना पड़े तो खींच सकूं, बुलाना ना पड़े। हाँ चलो चलो भैया, छोटी मोटी बातें थोड़ी सीख लेते हैं जी। यस सुस्वागतम सुस्वागतम। आइए देखते हैं क्या लिखा है। ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहते हैं। आप सभी ने बाजार में कभी सुना है कि मरकरी नाम की एक चीज होती। क्या सर, हमको बुखार होता हम इसी से माप देते हैं। और भैया ब्रोमीन एज ए लिक्विड, है ना। तो ये हमारा मेटल मरकरी क्या होता है, एक मेटल है, डी ब्लॉक में है। और ये हमारा प्यारा प्यारा नॉन मेटल। ठीक है, तो एक मेटल एक नॉन मेटल आपको क्या दिखते हैं, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में दिखते हैं। वेरी वेरी गुड, बहुत जबरदस्त बात है। चलिए अगला बात करते हैं। ये नोट करिए, ये नोट करने का पॉइंट है, छोटी मोटी बातें लिखनी पड़ती। ठीक है,
यस, जबरदस्त है भाई मामला। अगला देखेंगे, मेटल्स इन लिक्विड स्टेट, टेम्परेचर जहां पर 40 डिग्री से, अगर 40 डिग्री से नहीं, ज्यादा नहीं, 40 डिग्री से कम ही में है ना। रूम टेम्परेचर तो 25 डिग्री के आसपास होती है, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर को 40 डिग्री के रेंज में ले आऊं, 40 डिग्री के रेंज में ले आऊं, ऐसे गर्मी के दिनों की मैं बात करूं तो 35 डिग्री, 36 डिग्री, 37 डिग्री, इन पर कौन कौन से मेटल्स हैं जो लिक्विड स्टेट में रहते हैं? बोलो भाई, आवाज लो वॉइस, आवाज ज्यादा है, क्या कहना चाह रहे हो भाई? आवाज कम करें या आवाज ज्यादा, लो वॉइस आ रही है, बढ़ाओ थोड़ा, थोड़ा सा बढ़ाओ, लो वॉइस आ रही है भाई। यस यस, अब ठीक है, देखो अब ठीक है क्या? रूबी मर गई, रूबी मर गई फिर से। पता करके आओ भैया ये कौन कौन से मेटल हैं। रूबी मर गई फिर से भैया, रूबी में है आरबी, रुबिडियम, मर मतलब मरकरी, गई मतलब गैलियम, है ना, फिर है ये एफआर, से है सीजियम। ठीक है, तो ये जो है जबरदस्त, हाँ परफेक्ट आ रही है, सब कुछ ठीक है, मस्त है। पढ़ाई लिखाई करो, अब छोड़ो, चैट ऑफ कर रहा हूं मैं, थोड़ी देर चैट ऑफ कर रहा हूं ताकि मामला एकदम न्यूट्रलाइज हो जाए, मस्त हो जाए, फिर बातचीट करेंगे। ठीक है, आइए लिखिए, याद करने का तरीका भैया, इतनी गर्मी पड़ी कि रूबी मर गई। अब ये रूबी के लिए भैया रेस्ट इन पीस ही लिख सकते हैं, आरआईपी चल रहा मामला, गर्मी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाई बेटा, रूबी क्या हो गई, मर गई, पिघल गई भैया। तो याद करने का जबरदस्त तरीका, ये रूबी मर गई मतलब पिघल गई, तो ये देखिए भैया पिघल गई है रूबी। ठीक है, रूबी पिघली हुई नजर आ रही है। हाँ देखो भैया, हमारी क्लास में किसी का नाम रूबी हो तो मेरे पीछे मत पड़ जाना, अरे मास्टर मेरे को क्यों मार रहा है। तो याद कराने के लिए ऐसी कुछ ना कुछ घटनाएं करानी पड़ती हैं क्लास में। ठीक है, खाली याद कराने के लिए, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है प्यारे, यस। तो मेटल्स इन लिक्विड स्टेट, टेम्परेचर जहां पे 40 डिग्री के आसपास, उससे कम रहे, ठीक है, 40 डिग्री से कम रहे, तो रुबिडियम, मरकरी, आपको गैलियम, फ्रांसियम और ये आपको सीजियम दिखाई देगा, ये मेल्ट हो जाते हैं इस टेम्परेचर के रेंज में आकर के। ठीक, जिसमें से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा वो है गैलियम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? गैलियम। तो ये हाई टेम्परेचर थर्मामीटर में यूज किया जाता है। ठीक है, लिख लो, हाई टेम्परेचर थर्मामीटर में, हाई टेम्परेचर थर्मामीटर, हाई टेम्परेचर थर्मामीटर में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, समझा देता हूं कैसे। जैसे अभी आप क्या जानते हो, जो हमारा मरकरी है वो हम लोगों के बुखार उखार माप लेता है ना, बहुत ही कम टेम्परेचर बॉडी का है, वही फॉरेन हाइट में 100 डिग्री सेल्सियस, 101, 103, 104, 5 की बुखार मापता है ना, यही तो काम करते हैं उसका ज्यादा। तो मतलब कम टेम्परेचर मापना हो तो मरकरी यूज कर लेंगे, लेकिन ज्यादा टेम्परेचर रेंज मापना है तो हम क्या यूज करते हैं? गैलियम यूज करते हैं। जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जहां पे काम जो है 700-800 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर काम करता है, तो उस टेम्परेचर को मापना है, 1000 डिग्री मापना है, 1200, 2000 मापना है, तो इस रेंज के लिए गैलियम बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मरकरी जो है भाप बन करके उड़ जाएगी। ठीक है, वेपराइज हो जाती है, तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इससे तो कम होता है, तो इसलिए जल्दी वेपराइज होकर के उड़ जाती है, तो इसलिए यहां पर मरकरी काम आता है। तो जितनी हाई टेम्परेचर को अगर मापना है तो उसका सबसे जबरदस्त तरीका होगा कि आप गैलियम यूज करें अपने थर्मामीटर के अंदर। चलिए, अब आपने सुना होगा, मैं आपको कहूंगा, पूछूंगा कि 10th 11th में, 11th में या 12th में कहीं तो सुना होगा कि भैया रेयर अर्थ मेटल्स क्या होती है। कौन बताएगा प्यारे, बताओ, रेयर अर्थ मेटल्स क्या होती हैं, ये किसके लिए ये शब्द यूज किया जाता है? रेयर अर्थ मेटल्स, ये शब्द किसके लिए यूज किया जाता है, बताइए। रेयर अर्थ मेटल्स, ये शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? ऐसा ना हो कि रोई भी सही में किसी का नाम रूबी हो, मेरे पीछे ही पड़ जाए, मास्टर तूने मरवाया, आज तेरा फीडबैक गया बाकी बच्चे उठा देंगे भाई, निश्चिंत रहो रूबी जी रेयर अर्थ मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो क्या वो एफ ब्लॉक वालों को हम रेयर अर्थ मेटल्स की कैटेगरी में रखते हैं? वेरी गुड, सही पकड़े, रेयर अर्थ मेटल्स एफ ब्लॉक की कैटेगरी में आते हैं। जो हमारे एफ ब्लॉक है ना, जैसे पूरा का पूरा एक्टिनाइड, पूरा का पूरा एक्टिनाइड
वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है और वो बहुत कम पाया जाता है। इवन हम उसको सिंथेसाइज करके बनाते हैं, खुद ही लैब में बना रहे होते हैं, समझ रहे हो, ऐसे पाया भी नहीं जाता नेचर के अंदर। ठीक है जी, यस, जबरदस्त बात है जी। नोट कर लीजिए, ये ही शब्द यूज किए जाएंगे ना तो डरोगे, तब आपको याद आएगी कि अरे छोटी मोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। हाँ चलिए जी, अगला फिर बात आती है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स का क्या मतलब है। मतलब केवल सिंपल है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92, तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ज्यादा होता है ना, उसको हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहते हैं। मतलब यूरेनियम के बाद आने वाले सारे एलिमेंट्स को हम एक साथ कंपाइल कर दें, जोड़ दें, तो हम उसको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहते हैं। बात समझ में आई क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहते हैं। मामला ठीक है क्या? हाँ, एक कह रहा है मेरे बुआ जी का नाम है रूबी। अरे छोड़ो ना यार भाई, याद कराने के लिए बोला था, तुम लोग तो मेरे पीछे पड़ गए। चलिए जी, इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं है। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट मतलब 92 से ज्यादा जिसका एटॉमिक नंबर होगा उसको हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स के लिए कंसीडर कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए जी अगला। ये बढ़िया चीज है भाई, मैंने बोला था सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को एक साथ बता दूंगा, तो मेरे साथ थोड़ा सुनते जाइए ये कहानी क्या है। हाँ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं ना, पहले आप एक बात देखो, एफ ब्लॉक में ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे बच्चे को कंफ्यूजन होता है तो वो मामला एकदम सुपर डुपर क्लियर कर देते हैं। एफ ब्लॉक में जो लैंथेनॉइड्स हैं, जो लैंथेनॉइड्स है ना, वहां पर सिर्फ प्रेम, प्रेम जानते हो, प्रेम बेटा रेडियो एक्टिव। प्रेम क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। जब होता है तो एकदम जुनून, एकदम खुमार चढ़ा रहता है, फिर धीरे धीरे डिके होना शुरू हो जाता है। हालांकि इसको प्रेम कहते ही नहीं है, ये सिर्फ ये आकर्षण होता है। प्रेम तो लॉन्ग लास्टिंग होगा तभी तो प्रेम की कैटेगरी में आएगा। हाँ, लेकिन याद कैसे कराया था मैंने, याद है किसी को, कि भैया सीने पर नदियां प्रेम की समाई, तो बेटा वो इंजीनियर ना अट्रैक्शन में फंस गया था। तो प्रेम कैसा होता है बेटा, रेडियो एक्टिव है। प्रेम कैसा है, रेडियो एक्टिव है, इकलौता, ओनली प्रेम, पूरे में केवल प्रेम ही रेडियो एक्टिव है। तो ध्यान से लिख लीजिए कि प्रेम इज रेडियो एक्टिव, प्रेम इज रेडियो एक्टिव। प्रेम कैसा है मेरे प्यारे, रेडियो एक्टिव होता है। अच्छा जी, अगला सुनेंगे, अगला है एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स में ऑल एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव, ऑल 14 elements are रेडियो एक्टिव। ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं और ज्यादातर तो मैन मेड होते हैं, ज्यादातर तो इंसानों ने इनको बनाए हुए हैं। यस, नेचर में ऐसे आजादी के साथ पाए भी नहीं जाते हैं। मामला ठीक लग रहा है, क्या कहते हो, दिखाई उखाई दे रहा है ना सब कुछ सही से? यस। अब अगला खेल देखो, यहां पर क्या है, क्या लिखा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहां से, 84 से शुरुआत करो, है ना, 84 से शुरुआत करो, तो इसमें कौन कौन आएगा, पोलोनियम, एस्टटीन, रेडॉन, और इसके बाद वैसे तो आपको पता चल जाएगा 84 से 118 तक, और ये रहा प्रेम उसके बीच में, नहीं उससे पहले प्रेम भी है, और एक है टीसी। तो मतलब यही आपको दिखेंगे, प्रेम, टीसी। तो प्रेम से बेटा टेक केयर कर लो, प्रेम का टेक केयर, और ये रहा 84 से लेकर के 118 तक। यस, नोट कर लिया, बोल भाई नोट कर लिया कि नहीं? पोलोनियम होता है भाई, पोलोनियम रेडियो एक्टिव मटेरियल है। पोलोनियम कैसा है, रेडियो एक्टिव मटेरियल, पोलोनियम रेडियो एक्टिव मटेरियल, ठीक है, पोलोनियम कैसा है, रेडियो एक्टिव मटेरियल, ठीक है। ओके ओके, नोट हो चुका है, वेरी वेरी गुड, नोटेड लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओगे ना ये किसको कहा जा रहा है। 84 कहां से शुरुआत होगी, किसी को पता है? 84 मतलब क्या है, पोलोनियम से शुरुआत होगी ना। पोलोनियम के बगल में कौन रहता है, एस्टटीन रहता है, फिर उसके बगल में रेडॉन रहता है, आरएन, फिर उसके बाद से पूरा 7th पीरियड। इसमें देखोगे ना पूरा का पूरा 7th पीरियड एक साथ, पूरा का पूरा एक 7th पीरियड ही देखो इसमें निपटा दिया गया है। भाई 7th पीरियड कहां से शुरू होता है, 87 से शुरू होता है, तो 87 से 118 पूरा 7th पीरियड नीचे वाला क्या होता है, पूरा का पूरा ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है जी, कैसा होता है,
रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। यस। लाइट कम क्यों लग रही है भाई? कुछ क्या कहते हो, कुछ लाइट कम है कि नहीं? लग तो पता नहीं, ऐसे ही रहा है। चलिए जी, नोट हो चुका है, वेरी गुड। अगला, अब कोई बच्चा कह रहा है सर टीसी क्या है? आप कोई बच्चा जानता हो तो बताइए इसका क्या बोलते हैं, टीसी का फुल फॉर्म क्या है? टीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रेम क्या होता है बेटा? प्रेम होता है टेक केयर, ख्याल रखना एक दूसरे का, यही प्रेम होता है, कुछ और खास प्रेम है नहीं, है ना? तो प्रेम टेक केयर, यहां से कहानी याद रहेगी, इतनी कोई कठिन बात तो नहीं है, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाता है। चलिए जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। हाँ चलिए भैया, ये क्वेश्चन हम शुरुआत कर रहे हैं, अब यहां से प्रैक्टिस की शुरुआत हो रही। क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, जवाब आपको देने हैं, 45 सेकंड दिए जाएंगे। क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़िए और करने की कोशिश करिए। चलिए 45 सेकंड दिए गए हैं, गलत मत करना, ट्राई करिए सही करने की। चलिए भैया, किंडर जॉय का हिसाब किताब यही क्लास में होगा पूरा। हाँ, टेक्नीशियम बोलते हैं, सही पकड़े हैं, टेक्नीशियम ही बोलते हैं, सही है। वेरी गुड। आइए, स्वागत है आप सभी का। यहां पर बताइए क्या होगा। चलिए जी, चलिए चलिए बताइए क्या होगा। द एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली आर। बताइए भैया, मेटालिक में कौन होगा? रूम टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास कौन होता है? मेटालिक में मरकरी होती है, और नॉन मेटालिक में ब्रोमीन है। क्या होता है? ब्रोमीन, जिसका Br2 जो है एज ए लिक्विड पाया जाता है। ठीक है, अब बताइए मरकरी का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 80 होता है। ब्रोमीन का कितना होगा? 35। मास्टर घर से याद करके आए थे क्या? नहीं भैया, कंफ्यूजन हो तो सिंपल है, वही तरीका है आपका। 2, 10, 18, 36 ऐसे लिखा। अब देखो यहां पे क्या लिखते हो, इसके सामने सेकंड पीरियड में कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर कौन आता है? ब्रोमीन। तो इसके जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा? 35 आएगा। अगर नहीं याद है तब भी आपका काम यहां से बन जाएगा। मामला ठीक है क्या? यस, आई थिंक कोई परेशानी, कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं आई होगी। ठीक है जी, चलिए जी, चलिए 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 भैया, मामला ठीक है। यस। कौन कह रहा है भैया ऑप्शन डी आएगा? किसी बच्चे का ऑप्शन डी आ रहा है क्या? चलिए डी लॉक कर दिया जाए। 73% सही पकड़े हैं, सही सवाल सही जवाब। आइए ये करते हैं भैया। अगला क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन के लिए मैंने दिए हैं 45 सेकंड। मामला ठीक है, चलिए करिएगा, सब लोग करिए। कह क्या रहा है पढ़िए। नीट का ये सवाल है, ये नीट के लिए लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। जब भी मैं केवल ईयर ऐसे लिखूंगा इसका मतलब मैं नीट की बात कर रहा हूं। एक बार देखें, सब लोग बताएं। एटॉमिक नंबर में दिक्कत है तो किस तरीके से निकालना है? पोजीशन के हिसाब से निकाल लो। अभी तो बताया मैंने ब्रोमीन का, और मरकरी तो याद ही होना चाहिए। कैसे? जिंक, कैडमियम और मरकरी, ZnCd Hg। हमने क्या पढ़ा था? जिंदगी कैडबरी हो गई है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 30, 48, 80। ये तो भैया जग जाहिर है, इसमें मत कहना कि कोनो कंफ्यूजन है जी, कंफ्यूजी आ गए सर, ऐसा कुछ नहीं है जी। हाँ, कौन सा इसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? तो आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिख रहा है, बाकी को चेक करोगे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नजर नहीं आएंगे। कई बार बच्चों को लगेगा सर ऑक्सीजन की खोपड़ी पर 2- होता तो हो जाता। हाँ तो भैया 1- ही है ना, तो इसलिए नहीं हो पाया है। ओवरऑल कहानी यही है ना। चलिए जी, जवाब क्या बताओगे आप? जवाब लॉक किया जाए। जवाब ऑप्शन डी के रूप में देखा जाएगा। आ जाओ भैया, खत्म हो जाओ। यस, 72.3%। बाकी बच्चे कहां नाच रहे हैं? सी में। देखा, मैं जानता था कुछ ना कुछ बच्चे यहां पर जरूर नाचेंगे। जिन्होंने यहां पर नाचकर गलती करी है कृपया चैट में लिखें, मास्टर हमसे गलती हुई है। मिस क्लिक नाम की कोई चीज नहीं होती है बेटा, तुमने क्लिक में भी मिस डाल दिया है, ये कहानी ठीक नहीं है भैया। अगला क्वेश्चन करेंगे। पोल इज नॉट वर्किंग, दैट इज फाइन। यहां पर अपना जवाब दीजिए। सत्य आपको पता होता है, वो नहीं छुपने वाला आपके अंदर से। ठीक है, चलिए जी, आइए सवाल का जवाब दीजिए। कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? बहुत ही आसान खेल है ना। ये भी नीट का ही सवाल है, नीट 2014। ठीक है, चलिए जी बताइए क्या आएगा। आप सभी लोग बताएं। हाँ, जिससे गलती होगी उसको लिखना चाहिए कि मास्टर गलत हो गया, अगली बार अपन सही कर देंगे। चलो इसमें सही करके दिखाओ। क्या रहा है भैया? बेरिलियम 2+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एक बात बताओ, बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मास्टर हमने कहीं सुना था कि बेरिलियम में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही पकड़े क्या? नहीं भैया, 4 होते हैं टोटल।
है ना, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, लेकिन 2+ का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन घटा दिए गए। तो जवाब आपको शायद आता होगा, मम्मी ने बचपन में सिखाया था, 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा, सीख लेना चाहिए था इसीलिए। चलिए चलिए आइए, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है। यस, क्या आएगा भैया इसमें, ढूंढो ढूंढो कौन आएगा। यहां पर एम सारा भैया, लिथियम में टोटल कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 हटा दीजिए तो टोटल कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। मामला दिख रहा है ए ऑप्शन सही होता हुआ। क्या कहते हैं भाई, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है, सही पकड़े हैं। चलिए जी क्वेश्चन करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। इसमें नहीं दूंगा मैं, इसको ऐसे ही बताइए, हर जगह पोल की जरूरत नहीं होती है, कृपया यूं ही बताएं। हाँ किंडर जो है आपका, अगर आपने सही करा तो। चलिए जी यहां पर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ आयनिक रेडियाई करेक्टली प्रेजेंटेड, कौन सा सही लिखा गया है, इनमें जवाब कृपया आप बता दें। चलिए भैया चलिए बताइए। समझ में आ रही है, क्या जवाब आ रहा है, वेरी गुड, सही पकड़े हैं। यहां पर कौन आएगा भैया, सेकंड आएगा। कैसे आएगा, ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पहले चेक कर लो, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आएंगे, फिर हम चेक करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसमें प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम ही है, 10 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो भैया जहां प्रोटॉन ज्यादा है उसकी साइज छोटी हो जाएगी, तो इसका मतलब सही पकड़े हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। आप सभी ने बी सही बताया, वेरी गुड। चलिए अब इस तरीके से ही सॉल्व कर लेते हैं। Which among the following electronic configurations belong to main group elements? मेन ग्रुप एलिमेंट्स मैंने पिछले दिन में छोटी मोटी बातें करते हुए एक बात बताई थी। मेन ग्रुप एलिमेंट का मतलब होता है S और P मिला दिया जाए, S और P साथ मिला दिया जाए तो मेन ग्रुप के अंदर ये कंसीडर किए जाते हैं। चलिए जी बोलो भाई, मामला ठीक है क्या भाई, ठीक है, बोलो बोलो बोलो, मामला ठीक है क्या, जबरदस्त, यस। अब करते हैं, देखो यहां से ऑप्शन देखना, इसमें से मत ABCD देख के बताने लग जाओ, इधर बताओ, बताओ भैया कैसे देखोगे, सिंपल तरीका। आप एक तरीके से कह सकते हो, चाहे तो आप निकाल लो इसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो, उससे एटॉमिक नंबर निकल जाएगा, फिर उससे पता कर लेना, एक तरीका ये भी है ना, और वही तरीका बेस्ट होता है। क्यों, क्योंकि नहीं तो बच्चे ऐसी चीजों में फंस जाते हैं। पता है क्या, वो समझ के चलते हैं कि सर लास्ट में अगर इलेक्ट्रॉन S में आएगा मतलब वो S ब्लॉक का, लेकिन ये S ब्लॉक का है ही नहीं, ये S ब्लॉक का है ही नहीं। तो इसीलिए सबसे अच्छा जो सूत्र होता है वो है एटॉमिक नंबर से निकालकर बताना, नहीं तो तुम्हें बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती हैं, फिर तुम परेशान होने लग जाते हो, ठीक है। अब जैसे देखो यहां पर देखो दिख रहा है, इनर्ट गैस के साथ सीधा S दिख जाए तो S ब्लॉक का ही होता है ना, इनर्ट गैस के साथ अगर S दिखे तो वो S ब्लॉक का होता है। चाहो तो निकाल को चेक कर लो, नियॉन में कितने हैं 10, एक जोड़ दिए तो 11, 11 मतलब सोडियम होता, पता है कि कहां पे आएगा, S ब्लॉक में आएगा। इनको चेक कर लो, इनको चेक करो, देखो आप कहां तक चले गए, P ब्लॉक में, आउटर से चेक करना था हमें, S और P में दिख रहा है हमें, लास्ट में नहीं पता चल रहा है, कोई बात नहीं। यहां देखो ये Kr का क्या होता है 36, Kr का कितना होता है भाई 36, यहां पर क्या हो जाएगा 10, यहां पर क्या है 2 और फिर क्या है 5, जोड़ के चेक कर लोगे आपको पता चलेगा कि आप बहुत करीब पहुंच चुके हैं 54 के, थोड़ा सा पहले ही आप, है ना, तो निकाल के चेक कर लो भैया ये कितने हो गए, कुल मिला के ये P ब्लॉक का दिख रहा है। यहां पे देखो कंफ्यूजन ना हो कि भैया S में इलेक्ट्रॉन है, कई बच्चे यहां पे S में इलेक्ट्रॉन देखते, चलो यहां D दिख रहा है, तो बुद्धि लगा लेना, निकल जाएगा जवाब, A और C के हिसाब से देख के बता दो, है ना, कभी जल्दबाजी में मत करना, कंफ्यूजन हो तो तुरंत क्लियर करना। बहुत सारे बच्चों ने भी बताया, बहुत सही बताया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला सवाल संभालेंगे आप सभी लोग, बताइए क्या होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, टाइम ले लीजिए, इसके लिए मैं बाकायदे 1 मिनट दे रहा हूं, कोई बात नहीं, आप करते रहिए। चलिए 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 सब लोग ट्राई करिए, सब लोग कृपया ट्राई करें, सब लोग कृपया ट्राई करें। चलिए जी सब लोग कृपया यहां पर ट्राई करें। यस जनाब, बताइए क्या होगा। टाइम दीजिए ठीक है जी, टाइम दीजिए। ये वैसे होमवर्क में दिया गया था क्या, शायद इसके पहले वाला होमवर्क में दिया गया था, और ये इसका मतलब आप होमवर्क नहीं करते, नालायकियत की पराकाष्ठा पर मत बैठिए।
अगर आप एक्सट्रीम लिमिट पर बैठेंगे ना, बेवकूफियों के सिलेक्शन नहीं होगा। जो लोग सही तरीके से रेस भाग रहे हैं वो नहीं जीत पाते हैं यहाँ। और तुम सोच रहे हो तुम पीछे आराम आराम से ऐसे ऐसे करके चलोगे और तुम जीत जाओगे, ना जीत पाओगे भाई। हाँ, तो जो काम मिले चुप मार के करके आया करो। चलो करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन दिस, चेक करो भैया डी इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखो। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई, Ar4s2 3d6 होता है। अगर आपने 2+ कर दिया तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपने s के उड़ा दिए, है ना, लेकिन d के इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 6। अब यही चेक करो कि भैया कहां पर 6 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। तो देखो लिखा है, पर बढ़ते हैं, इज नॉट इक्वल टू, अच्छा ये लिखा है नॉट, तो नॉट कहीं दिखे, रॉन्ग दिखे, करेक्ट दिखे, इनकरेक्ट दिखे, मार्क जरूर कर दे, यहां पर कहानी बन जाती। ठीक है, नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला देखते हैं, क्लोरीन में पी इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, चेक करो पहले, शायद यहीं दिख जाएगा, यहीं दिख रहा है ये, तो देख लेते हैं। क्लोरीन में देखो भैया क्या होगा, आपको क्या क्या मिलेगा, 2p मिलेगा, 2p6, और क्या मिलेगा बोलो, 3p5 मिलेगा। तो यही जोड़ करके टोटल कितने हो गए भैया, 6 + 5, यही 11 हो गए। ये बराबर नहीं है 6 के ना, यही ऑप्शन ए ही सही है, बाकी को चेक कर लेना, है ना, तब भी सही सेम आ जाएगा, सही आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या है, कितने बच्चों का ऑप्शन ए आ रहा है, बताएं कितने बच्चों का ऑप्शन ए आ रहा है, ए कितने बच्चों का ऑप्शन आ रहा है, एक बार मैं चेक करूंगा। ठीक है, इसमें देख लो, मैग्नीशियम में वैसे देखो क्या आता है, 1s, फिर 2s में आएगा 2, फिर क्या आएगा 3s में 2 आएगा, हाँ ये तो देखो 6 है। ठीक है, यहां पे भी चेक करोगे पी में, हाँ पी में भी 6 आएगा यहां पर, क्योंकि 2p6 वाला 6 आएगा बस। आयरन में क्या आएगा, केवल 3d6 आएगा, मतलब सब में 6 है, सिर्फ यहां नहीं है, तो ऑप्शन ए यहां पर सही होना चाहिए। चलिए जी, केवल 57%। क्या हो गया भाई, ये क्या कर रहे हो तुम, बी ऑप्शन सही है, बताओ। अबे यार तुम लोग यही नहीं पढ़ते, नॉट कितनी बार बताया, तुरंत चैट में चाहिए, गलत हुआ मास्टर सही करने की कोशिश करेंगे, क्या कर रहे हो, ये ब्लंडर है। तुम नॉट, मैं क्या बोलता रहता हूं, नॉट, करेक्ट, इनकरेक्ट, रॉन्ग, ये जरूर वहां पर मार्क करो, दिमाग में ध्यान रखो क्वेश्चन करते वक्त। बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये नहीं होना चाहिए सच में, ये बहुत गंदा खेल। ये तो यार एक तरीके से बोलूं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का क्वेश्चन था, ये गलत कर गया भैया। सुनो दोबारा समझो, कोई बच्चा कह रहा है समझ नहीं आया, ये कहना ये चाह रहे हैं कि आयरन 2+ में, दोबारा सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, आयरन 2+ में कितने इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर है, पहले चेक कर लो। आयरन 2+ में, आयरन में क्या था, 4s2 ये था, 2+ किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से हटेंगे तो 6 बच गए, डी में 6, और इसके पहले तो होता नहीं आर्गन में कोई डी, है ना, तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं इनके डी ऑर्बिटल में, मामला ठीक है। अब ये चेक करो कहां पे 6 आते हैं, तो देखो जब आयरन में देखोगे डी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 मिलेंगे। नियॉन में देखोगे पी में कितने होंगे, 6 मिलेंगे। मैग्नीशियम में चेक करो, सब में चेक करो, तो पता चला 1s में 2 होंगे, 2s में 2 होंगे, 3s में, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखोगे तो टोटल जोड़ के देखो 6 ही तो आ रहे हैं, मतलब इनमें 6 आ रहे हैं और इनमें 6 नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है, क्योंकि इन्होंने नॉट लिखा था। आई थिंक अब मामला ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्राई करें, इस क्वेश्चन को ट्राई करें। क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए 45 सेकंड बहुत ज्यादा है, करिएगा प्लीज। चलिए करिए सब लोग तुरंत। काजल पूछ रही है कि, मैं बताता हूं, तुम ये करो, काजल पूछ रही है पीछे वाले सवाल में कि सेकंड वाला दोबारा बताइए। आयरन में देखो, आप पूरा लिखो, अगर आप आर्गन लिखोगे ना तो आर्गन में कोई भी डी ऑर्बिटल तो होता नहीं है, होता तो नहीं है ना, क्योंकि शुरुआती बाद में होती है ना जी। तो ये है 4s2 3d6। मुझे एक बात बताओ, इसमें कोई डी इलेक्ट्रॉन है, होता नहीं है, ये तो s है, तो केवल यही तो है जहां पे डी इलेक्ट्रॉन हम चेक कर सकते हैं। तो भैया 6 इलेक्ट्रॉन आयरन में है और 6 ही इलेक्ट्रॉन आयरन 2+ में है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कैसा होगा, ऐसा होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कठिन बात नहीं है कि डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैच कर रहे हैं। वेरी गुड, अगला करिएगा, अगला करिए प्यारे। बताइए एल्यूमिनियम और गैलियम में बराबर साइज रहती है, कौन बड़ा रहता है। सवाल का जवाब देते वक्त इनकरेक्ट जरूर देखें,
तो ये तो सही लिखा है, एल्यूमिनियम की ही साइज बड़ी होती है, गैलियम छोटा होता है। ये देखो सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। अब आपको नहीं पता होगा तो मैं अभी थोड़ी बार इसके बारे में बताता हूं कैसे ये सोचा गया, ठीक है। बाकी लिखा सही है, नेगेटिव चार्ज, फिर एक नेगेटिव, दो नेगेटिव, एक नेगेटिव प्लस, फिर इस तरीके से सही लिखा है। 6+ वाला बड़ा होगा कि 3+ वाला? 6+ वाला छोटा होता है, इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। देखो जहां पे ज्यादा चार्ज वो छोटा होता है ना, और पैलेडियम और प्लैटिनम ये तो साइज में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, अगर आपने निपटाया होगा तो मजा तो आया होगा। चलिए जी, आइए बताइए ऑप्शन कौन सा सही था? सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही होता हुआ नजर आ रहा है। चलो 72%। अब मैं एक चीज बताऊंगा, ये वाली बात कि मास्टर ये कैसे पता चलता है, तो देखो सबके एटॉमिक नंबर आपको पता नहीं होते, निश्चित रूप से नहीं पता है, तो आप इसको देखना पड़ेगा, इसकी पोजीशनिंग कहां है, ये कहां पर रखा गया है, ठीक है। अब किसी एक को पकड़ लो, इसमें से किसी एक को पकड़ लो, जैसे मान लो हमने लिखा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, किसी एक को लिख दो, एक की जगह पता होनी जरूरी है। अब देखते हैं ये मामला कहां तक निपटता है। देखो देखो भैया ध्यान से, भी समझ में आ जाएगा ये क्या है, कैसे देखते हैं तुरंत समझ में आ जाएगा। देखना आयोडीन कहां पे भैया, आयोडीन दिख रहा है, टेलोरियम कहां पर आएगा आप बताइए, टेलोरियम कहां पर आएगा? आप लिखो उससे टीपो करके होता ना, तो आप क्या कहोगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, और ये बगल में आएगा टेलोरियम। तो इसके जस्ट एक पहले टेलोरियम है, इसके एक बाद आप पता करोगे तो पता चलेगा ये जेनॉन आता है, ठीक है। अब जेनॉन के जस्ट बाद आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा, पहले मिलेगा सीजियम ग्रुप 1 में, बेरियम मिलता है ग्रुप 2 के अंदर। मामला ठीक है क्या? एक बार देखो, यस सही पकड़े। अब सुनो, मुझे जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, अगर मुझे जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो तरीका क्या हो सकता है कि मैं सीजियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, एक इलेक्ट्रॉन निकालने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेनॉन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हटते ही वो जेनॉन की जगह पर आ गया। बेरियम पर देखो, बेरियम पर 2+ कर दो, बेरियम में जितने इलेक्ट्रॉन उसमें से 2 हटाओगे तो वो जेनॉन बन जाएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जेनॉन और क्या होगा, NH2 होगा, है ना, मतलब S में 2 इलेक्ट्रॉन वही हट जाते हैं। अब हमें ये बनना तो एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो ये बन जाएगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो तो जेनॉन बन जाएगा। ओवरऑल कहानी ये है कि ये और ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो चुके हैं, और जब भी मैटर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, दोबारा सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे, जब भी मैटर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो तो केवल जेड इफेक्टिव से सॉल्व होगा, केवल जेड इफेक्टिव से सॉल्व होगा। कि देखो भैया यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, ये नीचे पड़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो इसकी साइज सबसे छोटी आएगी। बहुत लॉजिकल बात है, हमेशा आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इसी तरीके से ढूंढा जाता है। अभी मामला क्लियर है? दोबारा सुनिएगा मैंने क्या बोला, मेरे लफ्ज पकड़े क्या कह रहा हूं। अच्छा, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, यही पेपर में दोबारा दिखाई देगा, ऐसा अलग सा कुछ नहीं आएगा, तो तब भी एक बार प्रैक्टिस करते हैं। चलो देखो, किसी एक को पूरा लिख लो, आयोडीन तक पहुंच गए। अब आयोडीन के अगल बगल पड़ोसियों को देखो, कहीं ना कहीं वो यही मैनेज करते हैं। 2- का मतलब साफ है भैया, आयोडीन के जस्ट पहले होगा, इस पर एक माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्स्ट्रा करने से सेम बन रहा होगा जेनॉन। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो ये बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो ये बन जाएगा। अब कोई बच्चा सोच रहा है कैसे बन जाएगा, तो इसका मतलब है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता, आप अपनी जिंदगी के साथ बढ़िया मजाक कर रहे हैं, है ना। करते रहिए। यहां पे देखो, ए डॉक्टर साहब लोग यहां देखो, इसको कैसे लिखोगे बताओ, ये कौन से ग्रुप में आता है, तो आप कहोगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 6th में आता है, तो ये है 6s1। आप बताइए अगर मैं बेरियम कर दूं तो क्या मैं लिखूंगा, जेनॉन 6s2। अब आप बताओ यार, एक इलेक्ट्रॉन हटाऊंगा तो जेनॉन के बराबर नहीं हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हटाऊंगा जेनॉन के बराबर हो गया, यही कह रहा हूं मैं। ओहो, बहुत देर से समझा रही है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करेंगे, कृपया ये क्वेश्चन करें विदाउट उसके कर लीजिए, बहुत आसान है। द एटॉमिक रेडियस ऑफ एजी इज क्लोजेस्ट टू, बताइए किसके सबसे करीब होगा। आइए प्यारे, आपको बताना है। ब्राइटनेस कम है क्या थोड़ी आज, हैं क्या बात कर रहे हो, ब्राइटनेस किसकी, इसकी बढ़ानी है क्या, दिखाई नहीं दे रहा है क्या भाई, जल्दी बताएं। दिख तो रहा है यार, ठीक लग रहा है, शायद लाइट कम लग रही है तो बता दो भैया, लाइट जला देंगे, क्या बात कर रहे हो, लो थोड़ा सा और रोशनी आ गई। हाँ चलो, क्या बोलोगे मेरे प्यारे, आप कहोगे देखो इसमें ये AU के बराबर है ना। ये भाई साहब कहां के हैं, ये भाई साहब हैं 4D सीरीज के मेंबर, है ना, और ये कहां का है 5D सीरीज के मेंबर।
और पिछले दिनों हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, यहां इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, CUAGAU। यही सवाल मेंस, नीट और एडवांस सब पूछ चुके हैं। इन दोनों में बड़ा कौन है? ये, और ये आपस में बराबर साइज के होते हैं। एक बार ये भी रिवाइज हो गया, चलो अच्छी बात है। अब ये क्वेश्चन ट्राई करें, क्या कहता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है ये तो मैं ही बता देता हूं, चलो बहुत आसान है। नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के होने के पीछे का रीजन क्या है? आखिरकार लेंथेनाइड मतलब सीरियम से ल्यूटेशियम जाने में साइज बहुत तेजी से क्यों घटती है? क्योंकि वहां पर 4f ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है और 4f पुअर सील्डिंग करता है, इवन पुअरेस्ट सील्डिंग करता है। अगर पुअरेस्ट जैसा कोई शब्द होता है तो हम कहेंगे वेरी पुअर सील्डिंग की वजह से ये कहानी देखने को मिलती। तो नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से ये कहानी ठीक लगती। चलिए जी, अगला ये बताइए क्या है? द एलिमेंट्स विच हैव बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज आर। इसमें कोई इनर्ट गैस में तो है नहीं भैया। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है? जहां पर आप इस तरीके से जाएं और ऊपर से नीचे भी जाएं तो करेक्टर एक जैसा ही दिखे कमोवेश, मतलब वो पूरी फैमिली एक जैसी है। तो इसमें चेक करोगे तो आपको पता चलेगा ये कहानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में दिखाई देगी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कमोवेश अपने प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, चाहे वो यहां हो, चाहे वो यहां हो, चाहे वो यहां हो। ठीक है, चलिए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का क्या मतलब होता है बताइए भैया, है ना? इनर्ट गैस, वैसे भी एस और पी में आके चेक करोगे तो पी में तो भैया मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड भी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ऊपर से ये जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वाली कहानी है वो कहां लागू होगी? कम से कम देख रहे हो यहां 10 ग्रुप्स हैं, 10 ग्रुप्स होते हैं डी में, तो वहां पर लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम चलना सब समझदारी की बात लग भी रही है और अपने मेटल्स के करेक्टर मैच करते हैं। आगे चल के पढ़ाऊंगा, जब अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो आपको पता चलेगा बहुत सारे बिहेवियर होते हैं भैया इनके जो आपस में एक जैसे होते हैं। चलिए ये क्वेश्चन करिए, ऑफ द फॉलोइंग पेयर द वन कंटेनिंग एग्जांपल्स ऑफ मेटलॉइड एलिमेंट्स। हाँ चलिए ये आपको बताना है, प्लीज एंड प्लीज बताएं मेटलॉइड ऑक्साइड्स क्या होते हैं, प्लीज एंड प्लीज बताएं। मेटलॉइड ऑक्साइड बोल दिया, मेटलॉइड यहां पर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बताइए। चलिए जी कृपया एक बार बता दिया जाए। यस, क्या बोलोगे? मेटलॉइड कौन कौन से भैया? आज सबसे तेजी में ये दिखते हैं, आज सबसे तेजी में ये आपको डी वाले दिखेंगे। कितने लोगों ने डी बताया है? वेरी वेरी गुड, धन्यवाद, सही पकड़े। अब बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? क्वेश्चन करने का टाइम ले लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा गलत है? तो चलो देखते हैं। लैंथनम एंड एक्टिनियम ये एलिमेंट्स हैं। लैंथनम एंड एक्टिनियम वायलेट्स अबाउ रूल, सही कह रहा है वो। क्योंकि भैया एक बात सोचो, लैंथनम का क्या आता है जुगाड़ पानी भैया? हम इसको लिख देते हैं 6s2, हम 4f में 0 और हम लिखते हैं 5d में 1। लैंथनम ऐसे लिखा जाता है, सही पकड़े हैं। एक्टिनियम में जब हम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं बोलो, क्या लिखते हैं? यहां पर लिखेंगे 7s2, 5f में 0 और 6d में 1। हम यही लिखते हैं, हम यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सही बात तो ये हम यही लिखते हैं, लेकिन हमें अबाउ ने ये कहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन 6s में जाए तो इसके बाद 4f में जाना चाहिए और इसके बाद 5d में जाना चाहिए। ये सीक्वेंस बताया था अबाउ ने, हमने उसका रूल फॉलो नहीं किया है इन दोनों केसेस में। ध्यान दीजिएगा, हमने इसकी पोजीशन के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बता दिया है। वेरी वेरी गुड, ये मामला क्लियर होना चाहिए। कई बच्चों के दिमाग में ये पिक्चर क्लियर नहीं रहती, बच्चे गलत करके आते हैं। ये सवाल लेने के पीछे का रीजन ही यही है। ठीक है, चलो पहले स्टेटमेंट ढूंढते हैं, क्या ये वॉयलेट करते हैं? स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सही नहीं है। कैडमियम इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या बकवास कर दी भाई इन्होंने, रॉन्ग यही हो गया जी, नॉट लिख दिया इन्होंने, है ना? तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है जी। लैंथनम शुड बी प्लेस्ड इन डी ब्लॉक अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल, क्या सही है? अरे नहीं भाई, लैंथनम कहां होता? अगर हम अबाउ की सुनते ना तो वो 4f सीरीज का मेंबर होता। ये बढ़िया सवाल है जी, सुनो, लैंथनम शुड बी प्लेस्ड इन एफ ब्लॉक अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल, सही है क्या? अब बताइए गलत है कि सही है? मजा ही मजे है जी। हुआ कंफ्यूजन? कुछ कंफ्यूजन हुआ कि नहीं बताइए? लैंथनम शुड बी प्लेस्ड इन
डी ब्लॉक जनता पलट रही है लग रहा है। ये तो सही है कि भैया कैडमियम जो है एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये बात सही है। हमको लगता है ये ऑप्शन भी चेक किया जाए, क्या पता यहां पर स्टेटमेंट कुछ और हो, है ना। अगर एक से ज्यादा आ गया होगा तो देख लेंगे। लैंथनम शुड बी प्लेस्ड इन एफ ब्लॉक अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल, ध्यान रखना। हाँ, एफ ब्लॉक के अंदर आता। अगर हम अबाउ की मानते तो इलेक्ट्रॉन 2 यहां बढ़ते और 1 यहां। अगर मैं बात करूं किसकी, लैंथनम की, तो लैंथनम ना अबाउ रूल के हिसाब से ऐसा दिखता। लैंथनम अबाउ रूल के हिसाब से ऐसा दिखता, बट रियल में तो ऐसा होता है, तभी हम उसको डी में रखते हैं। तो ध्यान ये रखना, ये सवाल लाने के पीछे का रीजन यही है। कोई बात नहीं, ऑप्शन एक से ज्यादा सही हो जाएंगे, कोई बात नहीं, दिल पे मत लेना। तो अबाउ रूल के हिसाब से लैंथनम किसमें होना चाहिए था, 4f में। एक्टिनियम कहां होना चाहिए था, 5f में। अगर मैं किसका सुन लेता, अबाउ की, लेकिन अबाउ यहां पे फॉलो नहीं होता, यहां वायलेशन चलती है। इसका मतलब कि लैंथनम शुड बी प्लेस्ड इन डी ब्लॉक, ये लाइन गलत है। अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। हाँ, तो ऐसा नहीं कि आपने बी बताया था आपका गलत है, बट बी के साथ सी भी सही है, बस यहां मामला ये है। ठीक है जी, यहां मोर देन 1 करेक्ट लिख देता हूं, मोर देन 1 करेक्ट। यहां पर ना तो किंडर जॉय तुम्हारे में जुड़ेगा ना मेरे में जुड़ेगा जी। ठीक है, मामला क्लियर है, सही कर दिया गया है। ठीक, देखो कैडमियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये बात सही, इसमें कोई शक है ही नहीं, ये तो सही ही है। बताइए क्या सही है। छी छी, देख 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 देख, इन्होंने कहा कि ये रॉन्ग ढूंढना था। क्या जनता हुए तुम लोग, पूरा जनता हो क्या बेटा, भीड़ से सिलेक्शन नहीं होता है, जानबूझ के दिमाग खराब किया था मैंने। हमने सही पढ़ा है, ये कुल सब हमने सही पढ़ा है। पागलों, सबसे छोटी चीज सबसे गंदी तरीके से समझ में आती है तुमको। मैं दोबारा बताता हूं, सर हमारा दिमाग फट गया है। अबे उन्होंने क्वेश्चन में कहा हमें रॉन्ग ढूंढ कर बताइए, हमें गलती ढूंढ कर बताइए। तो भैया ये तो स्टेटमेंट सही है, ये कैडमियम एक नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट ही तो है, जिंक कैडमियम Hg। क्या बात करते हो, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, उन्होंने कहा था गलत ढूंढो। अब बताओ सी ऑप्शन सही है कि नहीं है। अब आ गया होगा, इतने भी पगले नहीं हो। डी में देखो, हाँ ये सही लिखा है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन थर्ड ग्रुप, एकदम सही पकड़े। पूरा लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड कहां पाया जाता है, ये थर्ड ग्रुप में पाया जाता है। तो ओवरऑल इसकी कहानी क्या है, ऑप्शन इसका सी सही है। भैया दिमाग जगा के रखो, तुम लोग कहते हो सर हमारा दिमाग जगा रहता है, तो भैया यहां पर ऑप्शन सी ही सही है सिर्फ। जनता पलट जाती, मैं जब कुछ कहता हूं इसके तो कहता है बी, पलट जाऊंगा मैं, कहेगा नहीं नहीं बी तो गलत है सर। सारी पलटू जनता रे हमारे क्लास में। चलो कोई बात नहीं, ये सिखाने का एक तरीका था कि भैया जहां रॉन्ग लिखा हो, मुझे बस यहां हिंट देना है आपको। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, आउट ऑफ 100 समझ लो 20-25 ऐसे बच्चे होते हैं जो रॉन्ग, करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट, ये सब पढ़ते ही नहीं ढंग से, जल्दबाजी में सही जवाब देने में पड़े हुए हैं। ऑप्शन सही तरीके से छीछी ही सही है भैया, ऑप्शन नंबर सी सही है। हमने सही पढ़ा है कि अगर आप बाउ की सुनोगे तो लैंथनम कहां का होता 4f का, और एक्टिनियम कहां का होता 5f का, बट इन रियलिटी ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए ये लोग डी ब्लॉक से रिलेटेड हैं। अब क्लियर है, अब तो कोई नहीं कहेगा हाँ तो सर तो पलटेंगे ना, तेरे को सिखाने के लिए तो सिखाना पड़ेगा ना मेरे को। हाँ चलो, ये अगला, अगले में भी देखो रॉन्ग लिखा है भाई। रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, कृपया ढूंढ कर बताएं, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। ऑल द एक्टिनॉइड एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, एकदम सही पकड़े, सही पकड़े जी। पूरा का पूरा एक्टिनॉइड क्या होता है, कैसा होता है भैया, रेडियो एक्टिव। इवन पूरा का पूरा सेवेंथ पीरियड में जो जो दिखाई दे वो पूरे के पूरे रेडियो एक्टिव हैं, रेडियो एक्टिव हैं। ज्यादातर क्या, ज्यादातर नहीं पूरे,
तो 7th पीरियड में सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं, और हमें पता है कि एक्टिनॉइड भी कहां का है, 7th पीरियड का ही आता है। तो ये पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, ये। तो रॉन्ग पूछा था, सही मत बोल देना। अबे ये मैं समझाता हूं, तुम लोग ए लिखने लग जाओगे, ध्यान से अब की बार। एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये स्टेटमेंट भी सही। देखो कभी कभी निकोजेंस लिखा रहता है, कभी कभी निक्टो लिखा रहता है, ये दोनों स्टैंडर्ड बुक्स में भी क्लेम्ड हैं, तो ठीक है, मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो निकोजेंस या निक्टोजेंस एंड हेलोजेंस आर पी ब्लॉक एलिमेंट, सही पकड़े हैं। द फर्स्ट मेंबर ऑफ लैंथेनाइड सीरीज लैंथेनम, नहीं, कौन होता है, सीरियम। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सीरियम से शुरुआत होती, सही पकड़े, सबने सही जवाब दिया है। अब की बार ये बच्चे कह रहे हैं सर हर बार थोड़ी ना फंसा दोगे आप। यहां देखो भैया, ये दिया गया है एटॉमिक नंबर, और इन्होंने पूछा कि ये किस फैमिली से रिलेटेड है। बड़ा आसान खेल है, जब सबको तुमने कंबाइन कर दिया, पहला देख लो 15 मतलब क्या होता है, फास्फोरस कहां पे मिलेगा, नाइट्रोजन फैमिली में मिलेगा। या तो चेक कर लो जिस तरीके से हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं हम लोग, 2 10 18, तो ये है 18 में, यहां 17 आएगा, यहां पे 17 16 आएगा, 16 के बगल में ये 15 आएगा, तो आप चेक कर लोगे यहां पर 15th ही इसका ग्रुप होगा। ओके, चलिए अगला करते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब गलत हुआ मतलब आप थोड़ा भी जगे हुए इंसान नजर नहीं आते हैं। चलिए, पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका ज्यादा होगा ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल, एस पीडीएफ कहीं लिखा भी है, हाँ ये रहा एसपीडीएफ, तो इसमें कुछ ज्यादा पूछने जैसा नहीं था, सी ऑप्शन सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे करीब है, वो समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट शो करता है। क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस, पेनिट्रेशन इफेक्ट को दिमाग में रखो, क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस। कहानी क्लियर है, बोलो भैया, मामला क्लियर है। कई बच्चों ने बी जवाब दिए थे अभी, कृपया भांग खाना छोड़ दें, नशा हो जाता है तो फिर ब्लर दिखाई देता है, ठीक है। यस, पूरी पलटू जनता पढ़ा रहा हूं मैं। यहां पर जेड इफेक्टिव का ऑर्डर बताना, अभी देखना कई लोग साइज का ऑर्डर बताएंगे इसमें। चलो मैं इसमें क्वेश्चन ना इसमें दे देता हूं, 45 सेकंड लो, जेड इफेक्टिव का जवाब बताओ। क्वेश्चन में लिखा है जेड इफेक्टिव, क्वेश्चन में लिखा है जेड इफेक्टिव, बताइए जेड इफेक्टिव का क्या गेम है यहां पर। चलिए जी, आप क्या कहोगे, इनमें चेक करो। जेड इफेक्टिव की एक ही चीज होती है, जेड इफेक्टिव को कैसे देखते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है अगर ज्यादा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देख लेंगे, ठीक है जी। आइए चेक कर लेते हैं। इनमें देखो सब में प्रोटॉन सेम है क्योंकि सारे आयोडीन है, तो इलेक्ट्रॉन से चेक करोगे, इलेक्ट्रॉन यहां पर ज्यादा है, जहां पर इलेक्ट्रॉन आई माइनस का मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां जेड इफेक्टिव कम होगा, मतलब ये गलत ऑर्डर है। यहां पर आइए, मैग्नीशियम 2+ Na+F-, यही सही नजर आ रहा है क्या, ये तो सही नजर आ रहा है भाई। नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 11 और 9, तो जहां प्रोटॉन का नंबर ज्यादा वहीं जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, तो ऑप्शन बी लग रहा है सही है भाई सब लोगों का। एक बार चेक कर लो, इनमें देखो जिसपे जितना ज्यादा, यहां पे देखो ना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां पर है, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन कहां पर ज्यादा है, यहां पे, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वहां जेड इफेक्टिव कम होगा, इसका मतलब उल्टा ऑर्डर है। ऑप्शन नंबर बी, देखता हूं कितने लोगों ने बताया है, देखूं तो, चलो 80, चलो अरे भाई भाई सही है, सही पकड़े, गलत नहीं हुआ, आपकी बार बच गए हो तुम लोग। चलो जी, बच नहीं गए सर, दिमाग लगाया था, हाँ हाँ पता है बहुत भारी दिमाग है तुम्हारा, चलेगा। आ जाओ, क्या लिखा है कि सोडियम एटम में 3s इलेक्ट्रॉन पर स्क्रीनिंग इफेक्ट किसकी वजह से होगा, हाँ बताओ, कितना आसान है जी। ये कहना चाह रहे हैं भैया सोडियम था, उसमें थे 11 प्रोटॉन, आप अपना जवाब देते रहो, मैं आपको हिंट देता रहूंगा बस। 1 2 और ये रहा 3, जो 3s में इलेक्ट्रॉन है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आता है, 3s1 आता है, तो आउटर सेल में ये रहा 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन, 3s1 का इलेक्ट्रॉन। बाकी सारे इनर सेल रहते हैं, तो इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो इनके लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट सारे क्रिएट करेंगे जो इनर सेल में बैठे हैं, तो मतलब 1s2 2s2 2p6, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्यों सही है पता चला ना भैया, क्यों सही है, क्योंकि इनर सेल में इलेक्ट्रॉन पर मौजूद है, और तो इसको क्या करेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। और हमेशा केवल इनर सेल ही नहीं देखना होता, ध्यान रखना, एक जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी सारे लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट शो कर रहे होते हैं, बाकी सारे लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट शो कर रहे होते हैं, चाहे कोई उसी में क्यों ना मौजूद हो, चाहे कोई इलेक्ट्रॉन उसी में क्यों ना
मौजूद हो। ठीक है, चलिए जी चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखिएगा। ये कहते हैं इन मैग्नीशियम एटम फॉर आउटर इलेक्ट्रॉन हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट इन सील्डिंग कांस्टेंट। कितने लोग सील्डिंग कांस्टेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। सिंपल, हमारे पास 12 प्रोटॉन थे सेल नंबर 1, 2 और 3। हमें लेकिन ध्यान रखना एक ही को टेस्ट इलेक्ट्रॉन मानना पड़ता है। तो 3 में भी मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा जिसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसी के ऊपर कैसा लोग इफेक्ट करते हैं वो हमें पढ़ना होता है। तो ये वाला भी कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि ये भी तो रिपल्सन करता है, ये भी तो रिपल्सन, ये वाला भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो एक को छोड़कर बाकी सारे कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं। यहां बच्चे गलती क्या करेंगे, सोचेंगे केवल इनर सेल करेगा। इनर सेल तो करेगा, सही पकड़ा है, लेकिन उसमें भी प्रेजेंट जो होगा वो भी तो रिपेल करता है, तो उसका वाला भी कंसीडर करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब ऐसा ही एक सवाल और डिजाइन हो सकता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड में मौजूद हो, तो बताइए इस पर कितने लोगों का कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनका इफेक्ट इस सील्डिंग कांस्टेंट में कंसीडर किया जाएगा। चलिए बताइए, अगर कोई सेकंड्स में बैठा हुआ हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन है तो कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिनको आप कंसीडर करोगे कि भैया वो लोग क्या करते हैं, सील्डिंग कांस्टेंट में कुछ ना कुछ बुद्धि लगाते हैं, या मतलब कुछ ना कुछ इफेक्ट शो करते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, जिनको समझ में नहीं आया, कुछ बच्चे कह रहे नहीं समझ में आया, पहले वाला पहले सीख लो फिर मैं बताता हूं, सुनो ध्यान से। इसमें मैग्नीशियम में क्या होता है, मैग्नीशियम के थर्ड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं होंगे क्या। अरे भैया ये देखो मैग्नीशियम ऐसा दिखता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिख गया 9 सही बनाया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 हटा दो क्योंकि अंदर होता है 8। ठीक, अब देखो अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन को यहां पे टेस्ट इलेक्ट्रॉन बनाना पड़ेगा, भैया किसी एक पर पढ़ाई लिखाई करते हो तो हम ये देखते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन पर कौन कौन से लोग रिपल्सन क्रिएट कर सकते हैं। हम किसको लेते हैं, इनर सेल, और उस सेल के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को भी कंसिडर करना है। तो मतलब एक को छोड़ दो, बाकी कितने हो गए 11, तो 11 लोग इसको रिपेल करेंगे। सिंपल बता रहा हूं, रिपल्सन वाले कॉन्सेप्ट से हो जाता है। गुड, अब अगली चीज सुनो, ये मैंने सिखा दिया, मत कहना कि इस पे दोबारा बताओ। अब मैं कुछ दूसरा कहानी सुनाने जा रहा हूं, अब वो कहानी में इंटरेस्ट लीजिए कृपया। ये देखिए, अब की बार हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन बदल चुका है। मैंने कहा मेरा टेस्ट इलेक्ट्रॉन इधर बैठा, मान लो मेरा टेस्ट इलेक्ट्रॉन अब यहां बैठा है, ये है हमारा भैया टेस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन पर ये बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन कोई असर नहीं डालते, पहले ये क्लियर रखो। सही पकड़े हैं, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, अब बचे कितने 10। अब 10 में चेक करो, एक तो हो गया जिसके ऊपर सबका इफेक्ट पढ़ना है तुमको, तो एक और छोड़ना पड़ेगा, मतलब कितने हो गए 9 हो जाएंगे। तो 9 इलेक्ट्रॉन यहां पर जवाब आएगा। शायद सबको समझ में आया, बोलो भाई सबको समझ में आया, 9, वेरी गुड। बस ऐसे ही सवाल आते हैं, जब भी आएंगे आप कर ले जाएंगे। ठीक, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, सारा डर आज इसी क्वेश्चंस के थ्रू निकल जाएगा। अगर आपने सच में ये क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस किए, मतलब मामला ठीक चल रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 5th पीरियड, ये क्या ही बताऊं भैया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का क्या तरीका बताया गया है, S प्लस SP प्लस SP, नंबर ऑफ एलिमेंट SDP, फिर क्या है अगला SDP, अगला क्या है SFDP, फिर क्या अगला SFDP। इससे आप पता कर लेते हो किसी भी पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। जैसे फर्स्ट में कितने होंगे 2, जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। सेकंड में कितने होंगे, टोटल जोड़ लो 8, सेकंड में थर्ड में भी 8 है ना, अगले में कितने होंगे 18, अगले में कितने होंगे प्यारा 18, इसके बाद कितने होंगे बोलो, इसके बाद कितने होंगे 32, इसके बाद यहां पे भी कितने होंगे 32। ठीक, इसी सीक्वेंस में लिखा जाता है, आपको पता भी है। चलिए जवाब आपको मिल चुका होगा 5वें में, 1 2 3 4 5, 5th में आपको ए ऑप्शन सही होता हुआ नजर आएगा। मुझे नहीं लगता कोई बच्चा फंस भी सकता है यहाँ पे, अगर फंस रहा है तो कुछ दिक्कत कर रहा है, अपने खोपड़ी में दर्द ले रहा है, नहीं तो मामला ठीक है। देखो 1 2 3 4 5,
पांचवें में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको? 18 इलेक्ट्रॉन, 18 एलिमेंट्स होंगे। चलिए ये क्वेश्चन करिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए और खुद ट्राई करिए, प्लीज ट्राई करिए, सारे लोग खुद ट्राई करिए। मैंने सोचा था 1 घंटे में प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, लगता है हो नहीं पा रहा है। क्या एक बार देख लें? अरे बस बस क्वेश्चन खत्म ही है, करो करो, 2-3 क्वेश्चन और बाकी हैं। इसके बाद फिर से मैंने करीब 8-10 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, जाकर के घर पे ट्राई करो। अब वो माहौल आया है पीरियोडिक टेबल में कि जहां हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना? ओके, जितना पढ़ाऊंगा उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, कॉपी को 2-3 बार रीड कर लो, हो जाता है। बोल प्यारे, द इलेक्ट्रॉन विद एटॉमिक नंबर 56 इज लाइकली टू हैव सेम आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन एज एलिमेंट इन द एटॉमिक नंबर। मतलब पता है क्या है? एक ग्रुप में किसी भी, आप पीरियड में देखो ना, एक ग्रुप को पकड़ोगे तो उसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम दिखेगा। एल्कली मेटल का सेम, एल्कलाइन अर्थ मेटल का सेम, आपस में सारे के सारे, है ना? तो 56 वाला कहां पे आता है, बस ये चेक कर लो। 56 वाला कहां आता है? 54 के पहले यहां पर होगा 55 और इधर होगा 56। सही है क्या? अरे सर उल्टा कहां जा रहे हो? सही पकड़े हैं। मैं देख रहा हूं नींद से जगे रहो कि नहीं भैया तुम लोग। यहां देखो 2, 10, 18, 36। अब इसके बाद 54 के बाद कहानी कहां शुरू होती है? यहां पे। तो ये है 55 और ये है 56। समझ गए प्यारे? यस। तो आप क्या बोलोगे? 56 कहां पर है? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आता है। तो कौन सा ऐसा है जो एल्कलाइन अर्थ मेटल बता देगा? बताओ कौन सा ऐसा है जो एल्कलाइन अर्थ मेटल का नंबर बता पाएगा? तो एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या आता है? मैग्नीशियम 12 आता है, मैग्नीशियम 12 आता है, मैग्नीशियम 12 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बहुत आसान है। क्या करना है, क्या ढूंढना है? नहीं समझ में आए तो दोबारा बता रहा हूं। केवल एक चीज ढूंढो, ऐसे कौन लोग हैं जो एक ही ग्रुप के हैं। एक ग्रुप वाले लोग क्या कहलाते हैं? एक ग्रुप वाले लोग कहलाएंगे भैया, देखो इनके आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है सब में सेम ही दिखेंगे। चाहे मैग्नीशियम देखो, इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक जैसा ही है। इनर्ट गैस NH2, इनर्ट गैस NH2 यहां पर भी दिखाई देगा। ठीक है, अब शायद पिक्चर क्लियर है। अब ये क्वेश्चन करिए, इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूं। सवाल में नॉट लिखा है, कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है? नहीं सही है, स्टेटमेंट बेस्ड हो गया है। क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखो सीरियम, गैडोलिनियम, ल्यूटेशियम, मैंने क्या सिखाया था याद हो तो? फर्स्ट, 7th एंड 14th, फर्स्ट, 7th एंड 14th में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है 5d में, याद है? 5d1 होता है। मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, इन्होंने नॉट करेक्ट कहा है। ऑल डी एंड एफ एलिमेंट्स आर मेटल, एक भी गलती नहीं है, सही है। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आप 4f सबसेल की देखते हो 7th पीरियड में, कर दी गलत बात, क्योंकि 6th पीरियड में ये दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ये सही। अब ये पढ़ लेना, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इन पी ब्लॉक इज 6। क्यों? क्योंकि पी ब्लॉक कैन एकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। वेरी गुड, सही बात है। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, इसीलिए वहां पर हमने 6 ग्रुप डिवाइड करे हुए हैं। परफेक्टली फाइन, है ना? चलिए जी, अब हम एनसीईआरटी की ये कुछ चंद लाइनें आपके सामने रख रहे हैं। यहां पर एटॉमिक साइज पर बातचीत है, एटॉमिक साइज पर बातचीत है। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आपने सीखा है, भरोसा मानिए, अगर आपको उतनी बातें आती हैं, किसी से कुछ भी और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब कुछ ठीक पढ़ाया जा चुका है, मस्त मजा आ रहा होगा आप सभी को। चलिए पढ़ते हैं, ये लाइन क्या लिखी गई है। Since the electron cloud surrounding the atom does not have a sharp boundary, सही बात है, क्योंकि हम ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू एटम की संरचना को मानते हैं। और ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस के किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, और वो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जहां तक हमें ज्यादा दिखता है उसको हम ऑर्बिटल कह लेते हैं। लेकिन क्या ऑर्बिटल कोई एक शार्प बाउंड्री है? नहीं है। ओवरऑल सेल के लिए भी यही कहानी साबित होगी कि कोई एकदम फिक्स बाउंड्री नहीं है कि सेल नंबर 1 यहीं तक है, सेल नंबर 2 यहीं तक है। वो एक अप्रोक्सीमेशन के थ्रू ही निकलती हैं सारी बातें, कोई बाउंड्री फिक्स नहीं होती है। तो ये लाइन पेपर में आएगा, अभी से ये बात नोट कर लीजिए, मतलब ऐसे ही बातें पूछी जाती हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम डज नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री, द डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक साइज कैन नॉट बी प्रिसाइज। आप प्रिसाइज नहीं हो सकते कि नहीं भैया यहां से इतनी दूरी पर है। मेरे प्यारे, मामला मजे में होगा, आनंद में होगा। अगली चीज सुनिए, ये पढ़िए, लिखा क्या है कि देयर इज नो प्रैक्टिकल वे, मतलब हम उसको पकड़ के एटम को माप नहीं सकते प्रैक्टिकली,
which the size of an individual atom can be measured. However, an estimate of atomic size can be made by knowing the distance between the atoms in combined state. जैसे अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो एक फ्लोरीन ये रहा, एक फ्लोरीन ये रहा, दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बनाते, दोनों के बीच की दूरी हमने डी पता कर ली, हम बॉन्ड लेंथ पता कर सकते हैं, है ना। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स होते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड मतलब होता है छोटी छोटी चीजों पर ऑब्जर्वेशन के लिए हम मेथड्स वो लगाते हैं, ठीक है। और ये मैं सोचना कि हम उसमें माइक्रोस्कोप में देखते हैं, नहीं, वो अलग ही मेथड्स हैं, आगे चल के पढ़ोगे आप। एनएमआर होता है, ठीक है। एनएमआर क्या होता है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। वो एक ऐसी मेथड है जिससे आप अंदाजा लगाते हो किसमें कितने इलेक्ट्रॉन और किस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। यस, तो ये मान लीजिए डी है तो इसका आधा कर दिया जाए तो हम कहते हैं वही कोवेलेंट रेडियस है, ठीक है। तो इस तरीके से बताया जा रहा है कि अगर उसका कंबाइंड स्टेट में हमें डिस्टेंस पता चल जाए न्यूक्लियस का तो उसका आधा करके भैया हम रेडियस वगैरह का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मामला क्लियर है? वेरी गुड। ये आपको लिख करके मिलेगा, यहीं से पढ़ना पड़ेगा आपको। ये ग्राफ है जिस ग्राफ को शायद आप देख करके समझ जाओगे कि क्या कहना चाह रहा है। देखो यहां पर आप देखोगे ना, क्या दिखेगा? सेकंड पीरियड में दिखेगा कि टॉप टू बॉटम आने पर, मतलब लिथियम, टॉप टू बॉटम कह रहा हूं, सॉरी, लेफ्ट टू राइट जाने पर, लिथियम टू फ्लोरीन जाने पर साइज क्या हो रही है? लगातार घटती हुई नजर आ रही है। क्या हो रही है प्यारे? लगातार यहां पर साइज घटती हुई नजर आ रही। सही पकड़े हैं। इसी तरीके से लिथियम, सोडियम, रुबिडियम तक जाए, सीजियम तक, तो यह मामला बढ़ता हुआ दिखेगा। फ्लोरीन में यह मामला बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्लियर है मामला? तो इस ग्राफ से यह मामला भी क्लियर हो जाएगा। एक मैं सवाल पूछूंगा, देखता हूं कितने लोग वो पकड़ पाते हैं। मुझे वो क्वेश्चन कराना है बस, ठीक है। यहां पर कोई कठिन बात नहीं हो रही है, डोंट वरी, है ना। ऐसे दिल पे मत लेना कि अरे सर ये मास्टर क्या कर रहे हो तुम। तो सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहना है। यहां से यहां तक दिखेगा आपको ना, बहुत ही तेजी से देखो बढ़ रहा है। आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि ग्राफ इधर आकर के लेट चुका है? इसको कहते हैं, इस पर जब क्वेश्चन डिजाइन होगा, अब हो सकता है नीट में भी ऐसे सवाल बन सकते हैं। यहां क्वेश्चन कैसे डिजाइन होगा कि जब यहां से यहां जा रहे थे तो ये थीटा ज्यादा था और यहां से यहां जा रहे थे तो ये थीटा कम था। क्यों? बताइए क्या रीजन है। हालांकि ये थोड़ा टफ क्वेश्चन मैंने बना दिया, ये नहीं आएगा ये, हालांकि हमें पता है फिजिक्स आपको आती है, बट वो पूछेंगे नहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस तरीके से यूज करके कि यहां पर स्लोप हाई है और यहां पर स्लोप क्या है? लो दिखता है। उसका रीजन क्या है? क्या बताओगे उसका रीजन? कौन बताएगा? यहां पे थीटा ज्यादा और यहां थीटा कम है, कुछ तो रीजन बताना पड़ेगा। समझदारी दिखाइए, बताइए, समझ में आएगा। बताता हूं, देखो क्या है। देखो सिंपल बात यह है कि कैल्शियम तक अभी कोई डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व ही नहीं हुआ है। कैल्शियम तक चेक करो, कहीं भी डी ऑर्बिटल नहीं दिखता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, लेकिन रुबिडियम में आपको डी दिखेगा। रुबिडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे उसमें 3d10 भरा हुआ दिखेगा, पूरा लिख के देखोगे तब। इसमें भी है, सीजियम में भी आपको डी दिखेगा। मतलब इनमें क्या होगा, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान यहां पर डी ऑर्बिटल्स की एंट्री हो चुकी होती है। डी ऑर्बिटल्स की एंट्री, और डी ऑर्बिटल्स करते हैं पुअर शील्डिंग। जब कहीं भी पुअर शील्डिंग होता है तो साइज जितना आना चाहिए उससे कम आता है। याद है ना, कहीं भी पुअर शील्डिंग लगे एक ही कॉन्सेप्ट लगाओगे कि जितना साइज आना चाहिए उससे भी कम आएगा। तो मतलब ये ग्राफ ऊपर अगर मान लो ये ग्राफ में यहां पर आता रुबिडियम, तो वो भैया देखो यहां आ रहा है ना। वो यहां कब आता? जब खाली बार इलेक्ट्रॉन एस और पी में होते, जैसा यहां पर है। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन चेक करोगे डी में भी दिखाई देगा। आई थिंक मजा आया होगा। सेम लॉजिक फेंक के यहां मारोगे, काम बन जाएगा। चलिए जी, अपना काम यहीं तक था, इतनी ही बात यहां तक बतानी थी। अब हम शुरू करेंगे नया टॉपिक। प्लीज एंड प्लीज लिखेंगे। अच्छा, ये तो बस जस्ट एक बार देख लेना, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, यही बात इस पर लिखी गई। तो इसमें कुछ बताने जैसा मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए आयोनाइजेशन एनर्जी। कृपया हेडिंग डालिए आयोनाइजेशन एनर्जी। अब क्या लग रहा है कि मास्टर वो पूरे के पूरे 6 लेक्चर्स मुझे आ चुके हैं। कितने लोगों को लग रहा है कि सर मुझे आज ये फीलिंग आ रही है कि वो 6 लेक्चर्स पर हमारा होल्ड एंड कमांड बन चुका है? मैं एक बार चैट में देखना चाहूंगा। फाइनली ये कंप्लीट हुआ। अब हम नए टॉपिक आयनाइजेशन एनर्जी पर चल रहे हैं, आनंद के साथ इसको पढ़ेंगे। मुझे चैट में चाहिए कि मास्टर मैंने ठीक ठाक सीख लिया है 6 चैप्टर्स को। बोलो भाई, पहले एक बार चैट में बता दिया जाए तब आगे बढ़ा जाए। चलिए जी चलिए। मैं यूट्यूब पे देख रहा था, भाई एक बच्चा ज्ञान दे रहा है कि ओम सर तो बेसिक से ही नहीं पढ़ाते। अरे मैंने कहा भाई मैं तो जमीन के नीचे से खोद के भाई पानी निकालता हूं,
क्लासेस में इतना आराम से पढ़ा रहा हूं, हर एक बातें समझाता हूं और वगैरह, सर तो ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे हैं। हम कहा पगला है क्या रे, तू दिमाग पक्का बेच के सोम पापड़ी खा चुका होगा, अदरवाइज ऐसा कोई बच्चा कह ही नहीं सकता मेरे लिए। हाँ, मेरे लिए तो ज्यादातर बच्चे यही कहते हैं ये बहुत ज्यादा बेसिक से पढ़ाते हैं। चलिए जी चलिए, मजा आया, आनंद आया, वेरी गुड। एक बार दिल की वर्षा हो चैट में, दिल की वर्षा हो तभी आनंद आएगा। चलिए जी, आपको अब लग रहा होगा कि मास्टर 80% नहीं 80 से प्लस जा रहा है याद करने के मामले में, और समझ हमें पूरा आ रहा है। मैंने सारी चीजें एक बार बढ़िया से करवा दी ताकि हर एक टॉपिक आप एक बार टच कर जाओ, ठीक है। चलिए जी, अब हम बात करेंगे नया टॉपिक, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। नाम से कुछ मतलब निकल रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी मतलब आयन बनाने में लगने वाली एनर्जी। बात है कौन से आयन को बनाना है, तो आइए देखते हैं। पहले ये अंग्रेजी छापो। अंग्रेजी कहता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब कोई एक नंगा पुंगा अकेला घूमता हुआ ए एटम है, मेरे पास कोई एक ए एटम है जो नंगा पुंगा अकेले घूम रहा था और वो गैसियस फेज में। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला, अकेला तनहा एक गैसियस एटम है। और आपको पता है कि किसी भी एटम को तनहा करना कहां पॉसिबल है, अकेला कहां करना पॉसिबल है, सॉलिड में नहीं। सॉलिड में भैया एटम अगल बगल रहते हैं, तनहा नहीं रहता, उसके रिश्तेदार अगल बगल हैं, उसी के जैसे लोग हैं। लेकिन गैस में अलग अलग एटम्स रहते हैं, तो यही पॉसिबिलिटी आइसो क्या होता है, आइसोलेटेड की होती है। वेरी गुड, थैंक यू, आप सभी ने इतना दिल भेजा। मुझे लग रहा है कि आपको अब 6 लेक्चर्स में किसी की कभी भी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के साथ साथ एनसीईआरटी की कुछ रीडिंग हमने कर ली है, प्रैक्टिस अच्छी खासी कर ली, अब हमें जरूरत नहीं है इससे ज्यादा की, ठीक है। बाकी क्या करना होगा, एक गोट सीट हमने दिया है, वो बाद में करना होता है, अभी नहीं, वो नेक्स्ट संडे करने के लिए है, ठीक है। चलिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो ये हमारे पास आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसमें से मैं क्या निकालना चाहता हूं प्यारे, इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, वो एनर्जी हमें मिनिमम रखनी है। एनर्जी क्या रखनी है, मिनिमम रखनी है। और जब हम वो एनर्जी डालते हैं मिनिमम एनर्जी, तो वो होता है ए प्लस, और वो इलेक्ट्रॉन इनके अंदर से निकल जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, ये तो थे न्यूट्रल एटम, ये कौन थे भैया, ये भाई साहब न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम। ये कौन है जी, कैटायन। ये कौन है प्यारे, ये कौन है प्यारे, कैटायन। तो हम कर क्या रहे हैं, न्यूट्रल एटम से कैटायन बना रहे हैं मिनिमम एनर्जी लगा करके। अब सुनो मेरे भाई, भोपू भाई की कौन बात कर रहा है भाई बैच में, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं है। हाँ चलिए जी चलिए, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए। ए से भाई वो आदमी फोन नहीं उठा रहा है, जब भी मिल जाए ना क्लास में उस आदमी को ये बता देना भोपू भाई क्लास बंद करवानी पड़ जाएगी। हाँ, फोन नंबर क्यों दे रखा है जब उठाना नहीं है तो, बहुत दिन से उठाया करते थे, अभी कुछ 1 महीने में कुछ हुआ है, कुछ इनके साथ हो गया बेटा, जिनकी वजह से ये फोन ही नहीं उठा रहे। हाँ, हालांकि सच तो मुझे भी पता है कि भोपू भाई क्यों नहीं उठा रहे हैं। सच तो ये कि उनका नंबर लीक हो गया था, बेचारे कॉल करते रहते हैं, उस चक्कर में शायद लगता है नंबर बदल दिया भोपू भाई ने। हाँ चलिए जी, यहां पर देखिए, अगर मैं इस पर मान लो 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डालूं तो भी इलेक्ट्रॉन निकलता है और ए प्लस बनता है। अगर मैं इस पर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डालूं तब भी ये काम होता है। अब मैं इस पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डालता हूं तब भी ये काम बनता है। तो बताइए इनमें से कौन सा आयनाइजेशन एनर्जी है, तो जिससे काम बनता है और मिनिमम है, सबसे छोटा, इससे छोटे पर नहीं होता। मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब मैं इसके ऊपर डालता हूं तब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, लेकिन 5.1 से निकल जाते हैं। यस, ब्रेकअप हो गया, क्या बात कर रहे हो, मुझे भी ऐसा लग रहा है कुछ हुआ है, वही मैं सोच रहा हूं बेटा, उनका कुछ तो हुआ है, कुछ हुआ है, बदला बदला सा महसूस होता है। आदमी सामने मिलता है तब भी बदला बदला लगता है, माना नहीं जा सकता कि बिना कुछ हुए आदमी इतना बदल जाए। क्लास में तो देखो यार, क्लास में तो ऐसे खुश दिखना पड़ता है, नहीं तो बच्चे इतने ज्यादा पकड़ लेंगे। देखा तुमने, पकड़ ही लिया वैसे भी।
चलिए जी सुनिए, हमारे पास न्यूट्रल एटम है ए, हमने कहा वो गैसियस फेज में है, अकेला घूम रहा था, उसको देकर मैंने मिनिमम एनर्जी उसके ऊपर फेंकी, उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जी। हमने क्या करा, आयोनाइज करा दिया। एटम को आयोनाइज कराने में लगने वाली मिनिमम एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, बट कंडीशन ये है कि आपको इलेक्ट्रॉन निकालकर कैटायन बनाना है। कहानी सुपर डुपर क्लियर है, मामला एकदम बढ़िया लग रहा है सर। यस, अब सुनिएगा, अगली कहानी है क्या पढ़ाया जाए। बोरॉन जानते हो क्या होता है? कभी आपने बोरॉन देखा है? अभी आपसे पूछते हैं, बोरॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकलवाना है, क्या करना पड़ेगा बोलो? हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, ये तो छोड़ो। बोरॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकलवाना है, पहला इलेक्ट्रॉन निकलवाना है, इसलिए हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अप्लाई करोगे तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालकर वो B+ बन जाएगा। इसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन निकलवा करके सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी लगाओगे, अगला इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी डालोगे तो ये 2+ बन जाएगा। इसी तरीके से अगला इलेक्ट्रॉन निकलवाना है तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी और उसका तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। शब्द सुनिएगा, ये जो नीचे लिखा है उसका क्या मतलब है? इसके जो नीचे लिखा है उसका क्या मतलब होता है? सर जी, बोरॉन पीरियोडिक टेबल में मेटलॉयड है, नहीं है रे, छोड़ दो, गरीब है वो बेटा, ये कह रहा गरीब है भूपू भाई। बेटा तुम जानते नहीं हो, यही तो बात है, यही तो करिश्मा है उस आदमी की। वो आदमी सच जानने ही नहीं देता किसी को, हाँ सच किसी को जानने ही नहीं देता, बातें ही ऐसी करेगा तुमको लगेगा टुम से चलता है, पता नहीं टुम ही तो कहते हैं यार। हाँ, ऐसी इमेज बना रखी कि जैसे लगता है उसको पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, जबकि बहुत 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 पैसे मिलते हैं तब भी। सुनो रे, यहां पर क्या है, बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 प्रोटॉन थे, है ना। तो चलिए आप बताइएगा, मैं आपसे चलो पूछ ही लेता हूं, जेड इफेक्टिव बताइए। चलिए जेड इफेक्टिव बताइए, यहां का जेड इफेक्टिव बोरॉन का। आप क्या कहोगे? आप कहोगे मास्टर देखो 5 तो प्रोटॉन होते हैं और 5 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा जी, पहला आयनाइजेशन एनर्जी डाला, पहले आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब उस पर पहली बार इलेक्ट्रॉन डाला गया और उसका पहला इलेक्ट्रॉन निकला है, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। पहला इलेक्ट्रॉन निकलवाना है तो फर्स्ट। अब यहां का जेड इफेक्टिव देखो, अभी ये काम आएगा, अभी निकाल के बताओ। यहां पे इनका जेड इफेक्टिव देखोगे, 5 तो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन इनके दौरान निकल चुका है, इस दौरान एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है ना, अगले में एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, तो यहां का जेड इफेक्टिव 5 तो प्रोटॉन हुए, इलेक्ट्रॉन का नंबर 3 हो जाएगा। यहां जेड इफेक्टिव की कहानी सुनो, यहां पर 5 प्रोटॉन लेकिन इलेक्ट्रॉन के नंबर सिर्फ 2 बचेंगे। अच्छा, अब आपसे मैं पूछूं कि एक बात बताओ, कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है, पहला कि दूसरा कि तीसरा? कहां से पता चलेगा? जेड इफेक्टिव से। यहां पर जेड इफेक्टिव क्या था? कम। जैसे जैसे इधर जाओगे जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा। तो अगर जेड इफेक्टिव, मेरे शब्द सुनिएगा, जेड इफेक्टिव कहीं पर ज्यादा होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन निकलवाना कठिन होगा। क्यों? जेड इफेक्टिव मतलब पावर ऑफ द न्यूक्लियस, औकात ऑफ द न्यूक्लियस। अरे न्यूक्लियस की ताकत ज्यादा है, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को पकड़कर वो बैठा रहेगा, निकलने देगा? नहीं निकलने देगा। आपको ज्यादा एनर्जी झोंक करके तब उस इलेक्ट्रॉन को निकलवाना होगा। इसका मतलब जेड इफेक्टिव का जस्ट उल्टा ऑर्डर आएगा। क्या कहते हो? नहीं, जस्ट जेड इफेक्टिव का प्रोपोर्शनल ऑर्डर आएगा। ध्यान से सुनना, नहीं तो उल्टा सीधा हो जाए तुम्हारी खोपड़ी में। चलो देखते हैं, यहां पर मैंने कहा बोरॉन, जेड इफेक्टिव उससे ज्यादा बोरॉन प्लस, उससे ज्यादा बोरॉन 2+। देखो उससे ज्यादा इसका भी लिख सकते हो, लेकिन इससे आगे हम इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं रहे हैं तो इसका लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब बताइए, आयनाइजेशन एनर्जी, बोरॉन से इलेक्ट्रॉन निकलवा रहे हो, बताइए बोरॉन से इलेक्ट्रॉन निकलवाना क्या होगा? जल्दी से बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी। सही लिखा है क्या? एक बार चेक करिए, इसका क्या मतलब है भाई, इसका क्या मतलब है? चलिए बताइएगा। एक यहां पे शब्द आता है, दैट इज सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। ये रहा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब क्या होता है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज कम होती है सेकंड वाले से, और सेकंड वाला कम होती है थर्ड वाले से। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि देखो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन क्यों? क्योंकि यहां पर जेड इफेक्टिव क्या है? ज्यादा है। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना इसके रिस्पेक्ट में आसान है, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या है भैया? यहां पर जेड इफेक्टिव ज्यादा, यहां पे कम है। कम जेड इफेक्टिव, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान। यहां पर जेड इफेक्टिव और कम, तो इसका निकालना और आसान। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, दूसरा कठिन, तीसरा
और कठिन। तो ये ट्रेंड चलता रहता है, ये ट्रेंड चलता रहता है। किसी भी एलिमेंट के लिए बाद वाले जो आयनाइजेशन एनर्जीज हैं वो ज्यादा होंगी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वाले के। अभी मामला ठीक लग रहा है कि नहीं? यस, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। ये देखो क्या लिखा है, एक बार चेक करते हैं दोबारा। अब की बार लाइन में दोबारा कोट करूंगा, पहले वाले से छोड़ो, यहां दोबारा सुनना। जेड इफेक्टिव मैंने कहा जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है उसका इलेक्ट्रॉन निकलवाना कठिन है, मतलब उसको आयनाइज करना कठिन है, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक, इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को समस्या हो तभी बात कर लेते हैं अपन, है ना? तो ये ऑर्डर एकदम परफेक्टली फाइन है, सबके दिमाग में सेट हुआ कि नहीं पहले बताओ। चैट देखना चाहूंगा। कौन से, देखो बोरॉन 2+ का इलेक्ट्रॉन निकलवाना कठिन है, मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा सही है। इससे निकलवाना इसके रिस्पेक्ट में आसान है, यहां तो सबसे आसान है। जेड इफेक्टिव का ट्रेंड और आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है? प्रोपोर्शनल होता है। अभी मामला सही है? कैसा होता है? प्रोपोर्शनल होता है। ये प्रोपोर्शनल होता है। जेड इफेक्टिव के बढ़ने से क्या निकलता है भैया? यहीं पर लिख देता हूं। यहां से एक चीज और निकलती है कि जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, जिसके औकात ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा होगा, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब सही लाइन लिखी गई है, प्रोपोर्शनल। वेरी गुड, सही पकड़े। चलिए अब मैं कुछ और बातें करूंगा भैया, देखना। मैं कहूंगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन। मतलब कौन सी एनर्जी की बात कर रहा हूं बताइए? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब ये वाले स्टेप की बात कर रहा हूं। क्या ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन प्लस के बराबर है? हाँ या ना चेक करिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। मतलब अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास बोरॉन प्लस है, मतलब मेरे पास एक ऐसा बोरॉन है जिसके न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं उसका पहला इलेक्ट्रॉन निकलवाना चाहता हूं। इसके पहले क्या हुआ भूल जाओ, इसका मैं पहला इलेक्ट्रॉन निकलवाना चाहता हूं। अगर मैं इसका पहला इलेक्ट्रॉन निकलवाना चाहता हूं, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी भैया? जितनी एनर्जी यहां देनी पड़ी है इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलवाने में। अरे स्टेप तो यही करना है ना, स्टेप तो सेम ही है ना भाई। तो हम कहेंगे कि ये जो लिखा है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन लिखा है, लेकिन अगर आप यहां से डायरेक्ट यहां लैंड करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन प्लस अप्लाई करना पड़ेगा। एक बार चेक कर लीजिए सब लोग, एक बार सब लोग चेक करेंगे। बोल बोल प्यारे, मैंने क्या बोला? मैंने कहा इसका पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो बोरॉन प्लस का पहला इलेक्ट्रॉन निकलना मतलब यही स्टेप हो रहा है, सेम स्टेप है। इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये दोनों बराबर हैं। सही पकड़े, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब इसी तरीके से थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन, क्या वो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन प्लस के बराबर होगा? क्या वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन 2+ के बराबर होगा? प्लीज एंड प्लीज बताइए विदाउट एनी कंफ्यूजन। ये मामला सुपर डुपर क्लियर कर दीजिए। चलिए ये मामला एकदम सुपर डुपर क्लियर कर दीजिए। देखिए ठीक है, नहीं आया मैं दोबारा बताता हूं, नहीं आया तो दोबारा बताता हूं। कुछ भी नहीं है यार, बहुत सिंपल कहानी है। मैं एक बार अभी बता देता हूं, वहां पे हिंट देके बताऊंगा। ठीक है, पॉइंट नोट कर लीजिएगा। जैसा आप बोरॉन के साथ पढ़ रहे हो ऐसा हर एलिमेंट के साथ है। ऐसा नहीं केवल बोरॉन के साथ ये देख रहे हो, सबके साथ सेम होता है। दोबारा सुनिएगा, दोबारा सुनिएगा। मैं अब ये कहूं, मैं यहां से मुझे यहां जाना है, मतलब तुम बोरॉन प्लस का पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। अगर मेरे पास बोरॉन 2+ है, बोरॉन 2+ का पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कौन सी एनर्जी लगाओगे? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन 2+। लेकिन यहां से यहां जाने में तो ये तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, किसका? बोरॉन का। तो हम ये कहते हैं कि सुनो भैया, बहुत आसान बात है, तुम इसको रट्टा नहीं मार रहे हो तो मामला समझ में आता है कि देखो भैया थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ये बोरॉन है। अब यहां से अगर आप यहां जाना चाहते हो तो आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन 2+ अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन 2+ अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आया। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दिल पे मत लीजिए इतना, ये सब सुनने में भारी लगता है, होता कुछ नहीं है कुछ नहीं। ठीक है, इसको बनाने की जरूरत होती नहीं है ये, क्योंकि बहुत छोटी सी बात है, तो इसलिए इतना कोई सरदर्द नहीं देना है अपने को। इधर आओ, दिमाग लेकर के आओ। मान लो मेरे पास कोई एलिमेंट है ए, सुनते जाओ। मैंने उसको दिया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसने बनाया A+। ठीक है, A+ बना। अब मैंने कहा कि अगले वाले में मैंने 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाया और वो बन गया A2+। ये तो क्लियर है कि अगला वाला बड़ा आएगा।
अगला वाला बड़ा आएगा क्योंकि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा बड़ा होगी, थर्ड वाली और बड़ी होगी, तो मान लीजिए 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगती है, ठीक है, तब जाकर के वो कोई ए एटम था उसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल पाता है, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। ये क्या है, ये है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए। ये ए का पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तभी तो ए प्लस बन रहा है, सही पकड़े हैं, ठीक है। ये क्या भैया, ये है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए से चलोगे तो पहला निकला, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगा। इसी को मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास ए प्लस है, शुरू में ही मेरे पास ए प्लस है, मैं उसका पहला इलेक्ट्रॉन निकालूं तो ए प्लस का पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा, बात तो एक ही है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए प्लस की पहली इलेक्ट्रॉन को निकालना है तब भी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा, चाहे ऐसे कहो चाहे सेकंड है वो कहो। बात समझ में आ गई कि नहीं? यस, क्लियर है मामला, सुपर डुपर क्लियर। अगली बात ये देखो क्या है, यहां पे आप कहोगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए से पहला दूसरा तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी वो है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मैं इसको ये नहीं कह सकता कि A2+ का पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? यस, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ A2+ का पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगता है। बहुत आसान खेल है भाई, है ना। ये हमने 11th में पढ़े होते हैं, मैंने दोबारा क्लियर किया है ताकि बच्चे को हर एक लाइन समझ आए, ठीक है। ये लिखना नहीं है, पिक्चर क्लियर है, मामला एकदम शुद्ध साफ है, ठीक। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। किसी बच्चे को यहां समस्या तो नहीं हो रही है, होना भी नहीं चाहिए, सुपर डुपर क्लियर कर दिया है। चलिए वेरी गुड। अगला है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, क्या ग्रुप 18 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है? निहारिका जी इसके लिए एनसीईआरटी वाली लाइंस के हिसाब से मैंने बताया है कि एस और पी को उन्होंने बोल दिया है कि भैया वो किस में आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव में आते हैं। बाय द वे कुछ बुक्स क्लेम करती हैं कि हम इनर्ट गैस को हटा करके बातचीत करते हैं, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, हमें एनसीईआरटी की सुननी है तो जिसकी सुननी है उसकी बात मान लेते हैं, ठीक है, एस और पी मानकर चलेंगे। चलिए अब मैं चैट ऑफ करूंगा, मुझे कुछ फैक्टर समझाने हैं, अदरवाइज तुम्हें लगेगा ये बात मास्टर पता नहीं क्या बातें करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी एटम के आउटर सेल पर बैठे इलेक्ट्रॉन को निकलने पर इंफ्लुएंस डाल सकते हैं? तो दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज जनरल फैक्टर एंड सेकंड वन इज स्पेसिफिक फैक्टर। एक क्या होता है, पहले है स्पेसिफिक फैक्टर्स। स्पेसिफिक फैक्टर्स का मतलब है ये कुछ जगहों पर ही लगेंगे, बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं या सीक्वेंस लिखते वक्त कुछ ही जगहों पर ये अप्लाई होंगे। तो वो कौन कौन से हैं स्पेसिफिक फैक्टर, उन पर बातचीत होगी। इसके बाद एक होता है दैट इज जनरल फैक्टर। जनरल फैक्टर्स हैं जो जनरली अप्लाई होते हैं, हमेशा कभी मत लिखना, जनरली अप्लाई होते हैं तो उसको कहते हैं जनरल फैक्टर, सबको बताऊंगा। स्पेसिफिक फैक्टर में कौन आता है, जैसे फर्स्ट है मान लीजिए पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, शब्दों का खेल सीखना पड़े, बहुत आसान होता है, ठीक है। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है, स्पेसिफिक फैक्टर है, हर जगह नहीं लगेगा। कहां लगेगा, हमेशा तब लगेगा जब एक इलेक्ट्रॉन एस से निकालना होगा और एक इलेक्ट्रॉन पी से, एस और पी से निकालना होगा, तब हम लगाएंगे पेनिट्रेशन इफेक्ट। हमसे कहा एक इलेक्ट्रॉन एस से निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पी से निकल रहा है, इसको बताइए कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, उस समय लॉजिक फेंक के मारेंगे पेनिट्रेशन इफेक्ट का। क्यों भाई, क्योंकि पेनिट्रेशन इफेक्ट एस और पी का अलग अलग होता है, तो यहीं से उसका जवाब देना सही होगा, ठीक है। पेनिट्रेशन इफेक्ट लिखना, कुछ और नहीं, एसपी मत लिखने लग जाना, वो मैं पढ़ाऊंगा। दूसरा आता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये लिखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्शन कमीशन नहीं है ये, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अब आता है जनरल फैक्टर। जनरल फैक्टर में दो आते हैं, एक आता है साइज और दूसरा आता है जेड इफेक्टिव। ये यही नहीं, आगे जो कुछ पढ़ाऊंगा उनमें यही चीजें लागू होंगी। जनरल फैक्टर में जो साइज वाला फैक्टर है वो हम तब लगाते हैं जब हम किसी ग्रुप के अंदर नाचते हैं, टॉप टू बॉटम चलते हैं, तब ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम चलने पर हम साइज का फैक्टर लगाएंगे। और जेड इफेक्टिव का फैक्टर हमेशा हम विद इन अ पीरियड लगाते हैं, ज्यादातर हम एक पीरियड में कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए लगाते हैं, ठीक है। बाकी ग्रुप का कहां और मैटर है, आगे बातचीत करूंगा तो समझाऊंगा। ये मैं जनरल फैक्टर्स की बात कर रहा हूं, कब कौन कहां लगता है, ठीक है। और इस तरीके से पढ़ने पर बच्चे के मन में कंफ्यूजन पैदा नहीं होता है
शायद ये बात आपने पहली बार सुनी होगी, स्पेसिफिक फैक्टर्स एंड जनरल फैक्टर्स। चलिए जी, अब मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये नोट कर लीजिए। तो एक बार नोटेड बताइए कि हाँ सर नोटेड, नोटेड है मामला सर, लिख दिया हमने। चल मेरे प्यारे, नोटेड है क्या मामला? यस। चलिए जी, पहला पॉइंट है जेड इफेक्टिव। कब लगाएंगे? व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लोग कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता है। सही कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी, है ना? अरे नहीं मास्टर, हम अनपढ़ नहीं है। अभी तो आपने पढ़ाया था कि जेड इफेक्टिव के ज्यादा होने से आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। यह बात नोट करें। मैंने क्या कहा? यह बात कुछ भी नहीं हो तो बता देना। जेड इफेक्टिव पहला फैक्टर पढ़ाने जा रहा हूं, और यह जनरल फैक्टर पर आता है। जनरल फैक्टर मतलब अक्सर ऐसा देखा जाता है, बट उसमें से पहले पेनिट्रेशन इफेक्ट हटाना पड़ेगा। ध्यान रखना, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक फैक्टर हैं, वो फिक्स होते हैं, वो नहीं बदल सकते, उन पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं। समझा देता हूं। जैसे देखो, अगर मैं आपसे कहूं, यहां पे देखो, लिथियम और बेरिलियम में, बताइए लिथियम में कितने प्रोटॉन है? 3। बेरिलियम में कितने हैं? 4। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ गए। अगर बढ़ गए तो बताइए आयनाइजेशन एनर्जी का क्या हालत होगा? यहां पर बोलिए, आप क्या बोलोगे? बोल मेरे प्यारे, यहां आप बोलोगे आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा है तो आउटर सेल पर बैठा इलेक्ट्रॉन निकलने नहीं देगा। वो कहेगा भैया तुम मेरे कंट्रोल में हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा एनर्जी डालकर वो इलेक्ट्रॉन हटाना होगा। क्योंकि आपने ज्यादा एनर्जी डाली, इसका मतलब आपने आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा कर दी है। पढ़ा लिखा आदमी मामला ठीक कर रहा है। यस, वेरी वेरी गुड, इंक्रीज लिखा है, बहुत सही पकड़े। अगला, बोरॉन एंड कार्बन निपटाते हैं। बोरॉन में कितने होते हैं भैया? 5। कार्बन में कितने हैं? 6। आयनाइजेशन एनर्जी का सही ऑर्डर ये है। अगला, ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन में 9। ऑर्डर मेरे भैया ये है। ऑर्डर क्या है? ये है। ठीक है, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आएगा। अभी फिलहाल ये लिखिए, कोई सवाल जवाब नहीं कि ऐसा वैसा क्यों, सिंपल। क्या? लेफ्ट टू राइट जाते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, पावर ऑफ द न्यूक्लियस बढ़ गया, न्यूक्लियस की ताकत बढ़ गई, आउटर सेल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो आपको ज्यादा एनर्जी डालकर वो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। प्यारे सही पकड़े हैं, मामला ठीक है? बोल बोल प्यारे, मामला ठीक है? चैट ऑफ कर रहा हूं मैं, पता नहीं क्या कर रहा है इसी में। कैसी हो सिस? अबे भाई तू पढ़ ले, नहीं तो वो सिस ना तेरे को भाई मानने से भी मना कर देगी, बाकी तो छोड़ दे। अभी तो सच जानता नहीं है दुनिया का। अभी तुझे लगता है ना पूरी, मैं भी ऐसे ही था, मुझे ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया जो है बहुत ही सॉफ्ट होती है, बड़ी अच्छी होती है, बड़ी ज़बरदस्त होती है, क्योंकि हमारी आदत थी बहनों के बीच में रहने की। मेरी थोड़ी बहनें ज़्यादा हैं, ठीक है, भाइयों के बीच में रहने की, चाचा हैं, ताऊ हैं, पापा हैं, इनके बीच में रहने की। और हमारे यहाँ कोई टॉक्सिक नहीं, मामला ठीक है। तो भैया हमें पता नहीं, हमें लगता था सब लोग जो है अच्छे ही होते हैं पूरी दुनिया में। हम जब निकल कर बाहर आए, दुनिया देखी, हमने कहा बाजी साहब कैसे कैसे दुष्ट प्राणी पड़े। इवन टिल डेट बता रहा हूँ, आज इस बैच में पढ़ा रहा हूँ, तब भी कई लोगों की दुष्टताएं निकलती रहती है ना। इसमें ही समझ लो कि आज के डेट में भी लोग शराफत से हैंडल नहीं कर सकते चीज़ों को, सिचुएशन को। तो इसलिए प्यारे, इसलिए सत्य बात यह है, केवल सत्य बात यह है कि प्यार से भैया मेहनत करते जाओ, लगे रहो, काम अपने आप बन जाता है। यहाँ आए हैं एक दूसरे को प्यार बांटने, मत बांटो, मत बांटो, कोई मतलब नहीं है इस चैट में। तुमने पता चला अंजलि को कुछ कहा और मुलाकात करने गए, बेटा वो अंजला मिल गई। एक तुमने न्यूज़ सुनी कि नहीं? ये तुम लिखो, बताता हूँ। एक न्यूज़ ऐसी थी कि पति पत्नी थे, एक किसी इंस्टाग्राम पे ही अलग आईडी बना के चैट किए पड़े, पति पत्नी ही एक दूसरे के प्रेमी बन करके उस पर लिखे पड़े हैं दोनों लोग एक दूसरे को। जब मिलने को बुलाया तो पता चला अरे बाप रे, ये तो अपना ही। हाँ चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बोलो ठीक है। हाँ बेटा, कहीं ऐसा हो गया ना, अंजलि को तुमने मैसेज किया, सामने से अंजला निकल गया, फिर कहते फिरोगे कि सर जलजला हो गया, जलजला। चलो रे पढ़ लेते हैं।
साइज का फैक्टर कब लगाते हैं? जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा? पीरियोडिक टेबल में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, हमें एक बात पता होती है कि साइज क्या होता है। टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है। टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है। ये जमाने में बात है, सबको पता है। टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होता है? बढ़ता है। और आपको पता है कि साइज जब बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? घटेगी। कैसे घटेगी? अभी चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखो, यहां पर देखो, इन्होंने कहा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताइए। हमें पता है ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? प्यारे, साइज बढ़ता है। तो बताइए आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर आएगा? इसका रीजन अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले ये बताइए, ये बड़ा सिंपल सा है, बताया जा सकता है ना? क्या कहोगे? ऊपर ऊपर सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है, फिर नीचे नीचे नीचे। समझाता हूं यहां पर क्या। जैसे देखो, लिथियम में कितने हैं भैया? 3 प्रोटॉन है। एक इनर सेल है, एक आउटर सेल है। इलेक्ट्रॉन यहां बैठा हुआ, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा। ठीक। सोडियम में है तो 11 प्रोटॉन, मामला ठीक है, लेकिन दिक्कत कहां आती है? सेल नंबर हो जाता है 3rd। तो 3rd सेल से अब इलेक्ट्रॉन निकालना हो गया आसान, क्योंकि ये हो गया दूर। यहां दूरी क्या है? ज्यादा। यहां दूरी क्या है? कम। कम दूरी पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, है ना? तो आप क्या कहोगे? इस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है? इट इज वेरी इजी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। बट ये सॉरी, टफ, यहां पे टफ, यहां इजी। यहां दूरी कम है तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा बाई न्यूक्लियस, यहां दूरी ज्यादा हो चुकी है। और एक बात ध्यान रखना, साइज तो बढ़ती है, बट बगल में लिख दिया करो। कई बच्चों के दिमाग में साथ जेड इफेक्टिव आ जाए तो कहूंगा जेड इफेक्टिव यहां पर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो हमें ये नहीं देखना न्यूक्लियस में कितनी ताकत है, कितना प्रोटॉन है ना? उस समय आपको एस और पी ब्लॉक में ये नहीं देखना होता। ये देखो, मामला ठीक लग रहा है? सब लोग बोलेंगे मामला ठीक लग रहा है। तो टॉप टू बॉटम आने पर क्या होगा मेरे प्यारे? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? घटेगी। अच्छा जी, अब आयनाइजेशन एनर्जी घटने का क्या मतलब होता है? उन्हीं पर बातचीत होती है मेटालिक कैरेक्टर के अंदर। चलिए शब्द सुनिएगा। मेटालिक कैरेक्टर, नाम से मतलब क्या है? मेटल का कैरेक्टर। और मेटल का कैरेक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉन देने का कैरेक्टर। यही तो आयनाइजेशन एनर्जी जैसी कंडीशन क्रिएट करता है। देखो, मेरे पास एक मेटल है, मैंने कहा भैया देख सुन, तेरा काम जो है वो तू किया कर। इसने कहा मेरा काम तो भैया इलेक्ट्रॉन देना है। तो इलेक्ट्रॉन को देने की जो टेंडेंसी है ना, उसी को किसी मेटल का मेटालिक कैरेक्टर कहते हैं। अब आप बताओ, कौन सा ऐसा मेटल होगा जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा? कौन होगा? जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अच्छा मेटल कौन माना जाता है? ऐसा कौन सा मेटल होगा जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? वो जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है। कम आयनाइजेशन एनर्जी है तो नेचर से बहुत कम एनर्जी लेगा और अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इजेक्ट करता चलेगा भैया, आराम से निकाल देगा अपने अंदर से। ठीक है जी, तो यही कहानी है ओवरऑल, कुछ कठिनाई की बात नहीं है। तो यहां पर लिख लीजिए, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, इसके लिए लिखना है टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव चार्ज, है ना? पॉजिटिव चार्ज बनाने की ये जो टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी को ही मेटालिक कैरेक्टर कहते हैं। और अगर बात यह है तो आप ये बताइए कि भैया यहां पे हम क्या कहेंगे? अच्छे मेटालिक कैरेक्टर के लिए क्या जवाबदेही है? तो आप कहोगे सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी जिसकी होगी उसका मेटालिक कैरेक्टर शानदार होगा मास्टर। क्या मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा मेरे प्यारे? शानदार होगा। अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है मेरे प्यारे? ज्यादा होती है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को होना भी नहीं चाहिए। है तो इसका मतलब कुछ दिक्कत चल रही तुम्हारे घर पे, हाँ, नहीं तो तुम ऐसी बातें थोड़ी करते हैं हमसे। अब सुनो, मेटालिक कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं और मैं आपसे एक ऑर्डर पूछूं, क्या बता दोगे? अरे बोलो, बता दोगे? किसमें? बेटा मागे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, चाहो तो लिख लो, बट अपने को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में नहीं पढ़ना होता ज्यादा, इसीलिए हमने उनकी केमिस्ट्री नहीं पढ़नी, उनके बिहेवियर्स नहीं पढ़ने हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं होते हैं। तो इसलिए यहीं तक मामला बताऊंगा। मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ, किसका ज्यादा किसका कम खुद बताना है। किसका ज्यादा किसका कम खुद बताना है। चलिए जी, चलिए बताइए, क्या कहोगे? मामला ठीक है? एकदम क्लियर है? क्या कहोगे आप? बोलो। आप कहोगे देखो, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे ना सर, टॉप टू बॉटम जाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। तो जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उसको मैं कहूंगा भैया तेरा मेटालिक कैरेक्टर बड़ा बढ़िया है जी,
तेरा मेटालिक करेक्टर शानदार है, जबरदस्त है। यस, चलो मैं एक बात यहीं पे पूछूंगा, समरी, अभी तक जो पढ़ाया उसी की एक समरी। छोटी, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, छोटी छोटी मोटी बातें करते हैं, थोड़ी छोटी मोटी बातें करते हैं भैया। छोटी मोटी बातें में ये है कि बताइए, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं तो क्या होता है भैया? आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। इसका मतलब क्या है कि आप ये कहना चाहोगे कि मेटालिक करेक्टर क्या होगा, बताओ। मेटालिक करेक्टर क्या होगा प्यारे? मेटालिक करेक्टर कम होगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटालिक करेक्टर कम होगा, सही पकड़े हैं। और टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर, इसको भी ना सीधा सीधा लिख देता हूं। देखो, लिखना तो टॉप टू बॉटम ऐसे चाहिए ढंग से, ऐसे लिखता हूं सीधा सीधा। टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा बोलो? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है मेरे प्यारे? नीचे जाने पर घटती है। मतलब नीचे जाने पर आप ये कहोगे कि जो मेटालिक करेक्टर है, जो मेटालिक करेक्टर मेरे प्यारे, वो क्या होगी? बढ़ेगी। क्लियर है कि नहीं? सच्ची मुच्ची बताना, सबको आ रहा है? पीछे मुड़ू तो सही जवाब हो भैया कि हाँ सबको आ रहा है। कौनो ऐसी बात नहीं करी जो तूफान ढा दे। सही पकड़े हैं, सही है, वेरी गुड। अब इसी पर एक सवाल कर लेते हैं। चलो भैया बताओ, यही सब पेपर में आता है, तो मैं सही बताऊं तो हाँ, कुछ अलग अजूबा कुछ नहीं होता पेपर, है ना? करते रहेंगे, इसी में से दिखेगा, देखना। आप लिख सकते हो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बता देना भैया क्या आएगा, है ना? इसी तरीके से आप मान लीजिए, मैंने कहा फॉस्फोरस, सल्फर, फॉस्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, सोडियम। बताइए इसमें क्या होगा? थोड़ा उल्टा सीधा भी तो लिखूं। हाँ ठीक है, मेटालिक करेक्टर का ऑर्डर बताइए। मुझे मेटालिक करेक्टर का ऑर्डर चाहिए। टॉप टू बॉटम वाले यहां पढ़ा दिए, बाकी यहां बता दो। चलो चलो, छोटी मोटी बातें क्या करोगे भाई? जल्दी बताओ यार, वेट कर रहा हूं। आप क्या बोलोगे, किसका ज्यादा है? आप वो बता दो, मैं वो बता दूंगा। फिर मेटल का करेक्टर कहां होता है? लेफ्ट साइड में होता है। मेटल्स इसीलिए आपको किधर दिखते हैं? पीरियोडिक टेबल में किधर दिखते हैं? एक्सट्रीम लेफ्ट में दिखते हैं। क्या कहते हैं? एक्सट्रीम लेफ्ट। एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब पीरियोडिक टेबल के सबसे लेफ्ट में, इधर जहां मेटल्स हैं जी, लिथियम वाली बिरादरी है। इनमें क्या कहोगे? सोडियम अच्छा होगा विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीशियम। फिर सल्फर, और इनमें बताओ, सल्फर और इनमें बताओ, इनमें मामला गड़बड़ है क्या? ये बताओ भैया, किसका ज्यादा किसका कम? फॉस्फोरस के बाद सल्फर आता है, तो उधर नॉन मेटल करेक्टर कम होगा। तो इसको मैं उल्टा करूंगा, है ना? अरे मैं तो मिटा सकता हूं भाई, तो मैं उसके नीचे लिखो फॉस्फोरस, उसके बाद आएगा सल्फर। तो ये है मेटालिक करेक्टर का ऑर्डर, ठीक है? ओके मास्टर। और इसी का जस्ट उल्टा नॉन मेटालिक करेक्टर है, इसका जस्ट उल्टा नॉन मेटल करेक्टर है। चलो भैया अगला लिख लो। नॉन मेटल का करेक्टर क्या होता है? नॉन मेटल का करेक्टर होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का। यहीं पे लिख लेते हैं, क्या कहोगे? जो ऑर्डर आपने मेटालिक करेक्टर का पढ़ाया है, उसका जस्ट उल्टा इनवर्स रिलेशन आपको नॉन मेटल करेक्टर में मिलेगा। नॉन मेटल करेक्टर में मिलेगा। इसी पर एक दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जाते हैं ढंग से। छी छी, कितना गंदा लिख दिया यार। छी छी, दुनिया माफ नहीं करेगी मुझे, इसके लिए दुनिया माफ नहीं करेगी भैया, सही लिखना पड़ेगा। हाँ, यहां पर भैया सीधा सीधा बनाओ, ये है 1 प्रपोर्शनल। यहां पर क्या होगा? मेटालिक करेक्टर, मेटालिक करेक्टर, ठीक है? लिख लोगे? अब तुमसे कोई पूछे नॉन मेटल करेक्टर तो बता दोगे ना? बता देना भैया। हाँ, बाजार में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ओम पांडे सर का स्टूडेंट है और इसको कुछ नहीं आता है भाई, ये मेरी डायरेक्ट बेइज्जती हो जाएगी जी। लिख लो लिख लो, लिखते ही कृपया नोटेड का जवाब जरूर दें कि हाँ मास्टर नोट हो चुका है। चलिए जी, चलिए बताइए, मामला सुपर डुपर क्लियर है? गुड। हाँ,
नॉन, अभी ये लिख लो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक का, आगे चल के मैं आपको नॉन मेटल करेक्टर बताऊंगा कब, जब मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ाऊंगा। बट अभी ये नोट कर लो ताकि कोई, क्योंकि इतना बात बहुत है कि भैया मेटालिक करेक्टर जिस किसी के अंदर ज्यादा होता है वहां पर नॉन मेटल करेक्टर कम होता है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन ही होता है। क्लियर है, नोटेड है मामला भाई? इसमें ये सब घेर वेर दिया, ठीक तो लग रहा है, सुंदर तो लग रहा है भाई। हाँ चलो अगला, ये बढ़िया चीज है भाई। नेक्स्ट थिंग इज पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब ये देखो कब लगाते हैं वो पढ़ेंगे हम लोग। क्या भैया? पेनिट्रेशन इफेक्ट। जमाने में पेनिट्रेशन इफेक्ट पढ़ाया गया था, जिस बच्चे को ना आता हो मैं दोबारा पढ़ाने जा रहा हूं, कृपया घनघोर बेइज्जती अपनी खुद की ना कराएं कभी। ये हमारा एस ऑर्बिटल है, इसको मैंने कहा ये तेरा नाम भैया एनएस है, और ये हमारे पास पी ऑर्बिटल है, इसका नाम मैंने कहा भैया तू तो एनपी है। एनएस है और ये हमारा क्या है? एनपी है। ठीक है, ठीक है, ये एनएस और ये एनपी। हमें पता है न्यूक्लियस के करीब कौन है? एस ऑर्बिटल, ऊपर से स्फेरिकल है, और पी ऑर्बिटल क्या है? डंबल शेप में न्यूक्लियस से दूर रहता है। अब एक बात बताइए, सच्ची मुच्ची बताना कि क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के करीब कौन है जी? एनएस विद रिस्पेक्ट टू एनपी, और इसी को पेनिट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। मतलब एस का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, वो न्यूक्लियस के पास रहता है, और एनपी दूर रहता है। अच्छा, मैंने तुमसे कहा एक बात बताओ, तुम इस घर में बैठे हो, तुम इस घर में बैठे हो, अब तुम कहां से जल्दी भागना चाहोगे? कहां से भागना चाहोगे? क्योंकि मुझे पढ़ाना है आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर एस में है और इलेक्ट्रॉन पी में है तो जल्दी कब निकलेगा? अगर वो पी में होगा। कम एनर्जी देने से पी से उछल कूद कर बाहर आ जाएगा, लेकिन एस में तो उसको मजा आ रहा है, कोजी कोजी लग रहा है जी। हाँ, तो वो न्यूक्लियस के पास है क्योंकि वो स्फेरिकल है, उसमें बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन निकलना नहीं चाहता। मतलब यहां का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एस ऑर्बिटल वाला, वो भैया निकल के बाहर कभी ना आने वाला, मन नहीं कर रहा। हाँ आने तो वाला है बट जल्दी नहीं आएगा। तो इस हिसाब से आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? एक ऐसे इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन एक ऐसे सिचुएशन की, देखो यहां डायरेक्ट एनएस और एनपी लिख दे रहा हूं, बट कभी भी सबसेल्स की आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होती है डायरेक्ट, है ना? तो आप कहोगे एनएस और एनपी में अगर इलेक्ट्रॉन किसमें है? एनएस में है, तो क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन को, ध्यान से सुनना, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन है। निकालना कठिन है मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आएगी, क्योंकि न्यूक्लियस के पास है जो, उसको निकालना कठिन, मतलब ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी तब लगेगी जब हमें कहीं एनएस के अंदर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे और उसका कंपैरिजन हम एनपी से लगे। ध्यान रखना कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो। बच्चे पता है थोड़ा सा पढ़ लेंगे, बाद में कहेंगे सर हमको कंफ्यूजन होता है, हमारा कंफ्यूजन ये है कि हम पेनिट्रेशन इफेक्ट कब लगाएंगे। अरे बुद्धू, एक एस में एक पी में, इतना क्लियर मैटर है। जब तेरे को एस और पी कंपैरिजन में बोलूं तो अड़ोसी पड़ोसी लोगों में लगाओ, एक दो मेटल जो अलग अगल बगल के होंगे या नॉन मेटल होंगे उनके बगल में लगाया जाता है ये पेनिट्रेशन इफेक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पर पहला आपके सामने हाजिर हो रहा है बेरिलियम एंड बोरॉन। बेरिलियम के अगर मैं आउटर सेल की बात करूं तो ये 2s2 है, और यहां पर 2s2 2p1 आता है। हमें जहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है, मैंने सिर्फ उन्हीं सबसेल्स के नाम लिखे हैं, ठीक है? तो मैंने कहा यहां भैया 2s2 और ये 2s2 और यहां पे 2p1 है। सही पकड़े। मुझे करना क्या है? मुझे इलेक्ट्रॉन निकलवाना है। चलो भैया, अगर मैं इनसे इलेक्ट्रॉन निकलवाता हूं, बल्कि यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं 2s1, और यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा 2p1। क्लियर है? अब मैं इनके इलेक्ट्रॉन हटवाने वाला हूं। देखें भैया, अगर आप इलेक्ट्रॉन इनका हटाएंगे तो ये क्या बनाना चाहेंगे भैया? क्या बनेंगे? पहला इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये बेरिलियम प्लस बनेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल कर ये बोरॉन प्लस बनेंगे। इलेक्ट्रॉन इनका निकलेगा तो ये 2s में, अरे सॉरी 2s2 होगा, यहां पर क्या होगा? 2s में 0 हो जाएगा। सही है ना? नहीं मास्टर, काहे गलत पढ़ा रहे हो, हम तो जगह ही रहते हैं। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। यहां पर क्या होगा? 2s1। सही पकड़े हैं। यहां पर आप क्या कहोगे? 2p में कितने हो जाएंगे? 0। 2p में 0 हो जाएंगे। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो ना कि सर इसका 2s कहां उड़ गया, ये भैया एक तो ना ये बच्चे जो हैं, बच्चे मन के सच्चे, ये लाइन जिस किसी ने बनाई वो वही शरीफ आदमी नहीं था भाई। मन के सच्चे कभी नहीं बच्चे, ये होना चाहिए भाई। 2s2 और 2p 0। हाँ, अभी ना लिखूं तो पीछे पड़ जाएंगे, सर यहाँ का 2s कहाँ डिलीट कर दिया आपने। ठीक है, आप देख प्यारे, इसको करने में जो आयनाइजेशन एनर्जी लगी, यहां पर जो आयनाइजेशन एनर्जी लगी, ज्यादा कौन होगी बताइए? आप कहोगे यहां पर इलेक्ट्रॉन 2s से निकल रहा है बेरिलियम में, 2p में इलेक्ट्रॉन, बोरॉन में
बोरॉन में 2p से निकल रहा है, तो निकालना आसान कहां है, 2s से। अगर 2s से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है तो हम ये बोलेंगे कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। सही बोला? अबे जगे रहो बे। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन 2s में रहता है, s ऑर्बिटल में रहता है, उसका इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है, टफ होता है। तो इट इज टफ टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s सबसेल विद रिस्पेक्ट टू 2p। इसीलिए बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू बोरॉन के। अभी कंफ्यूजन नहीं है ना? अभी क्लियर है ना? समझा दिया दोबारा, ठीक है। तो अगर मान लो इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में ऐसे लिख के आ जाए कि ड्यू टू मोर पेनिट्रेशन इफेक्ट, लैंग्वेज सुनो, ड्यू टू मोर पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ 2s विद रिस्पेक्ट टू 2p बेरिलियम हैज मोर आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। हाँ सही पकड़े हैं सर, हमको तो सही लग रहा है, बाकी का हम ना जानते। इनका अगला आप बताएंगे, चलो देखते हैं। मैग्नीशियम और अगला कौन होगा भैया? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम बताइए, कैल्शियम और गैलियम बताइए। इनमें भी सेम लॉजिक फेंक कर मारो। मैग्नीशियम में क्या कहोगे? 3s2 कहोगे। यहां क्या कहोगे? 3s2 3p1 कहोगे। सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं एकदम। ज्यादा कहां पे? यहां ज्यादा। ज्यादा कहां पे? यहां पर ज्यादा। ठीक है, आई थिंक यहां तक थिंक करने में मजा आ रहा हो, आनंद आ रहा हो। छोड़ दीजिए, नहीं पा रहे, फालतू बातें नहीं। बात हो चुकी है कि मैं सिर्फ 1 बजे तक पढ़ाऊंगा, इसके बाद नहीं। तो भैया जी वहीं तक रखते हैं ना, अपनी अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखेंगे हम लोग, तो कहानी ठीक चलेगी। ठीक, हर बात पे नहीं कि ये करो वो करो, सब कुछ तुम गवर्न मत करो। ठीक है, आइए प्यारे, क्या कहा मैंने कि भैया मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन कहां से निकला? एस से। यहां पे पी से, तो एस से निकालना कठिन था, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा। कैल्शियम और गैलियम सेम फैमिली, देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, फैमिली वाइज सेम दिख रहा है। यहां तक के मामले को समझ लो, और इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता कि सर इसके नीचे का भी बताओ, नहीं आएगा। तो जहां तक लिमिट है वहां तक बता दे रहा हूं सब कुछ। ठीक है, चलिए जी। हाँ नहीं आएगा, कहीं इसके अगर आगे पढ़ करके सोचो कि सर मास्टर ने नहीं बताया, तो मैं तुम्हें कह रहा हूं नहीं आएगा, तो मतलब नहीं आएगा, है ना? क्लियर है मामला? ठीक है, आई थिंक इसमें तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। ये सब बहुत पेनिट्रेशन इफेक्ट बहुत आसान है, केवल एस और पी में कंपैरिजन होता है। पेनिट्रेशन इफेक्ट कौन न्यूक्लियस के करीब है? अरे सर एस तो न्यूक्लियस के करीब है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है। दैट्स इट भाई, मामला बहुत आसान है। चलिए जी, अगला एक चीज पढ़ाऊंगा चौथा, क्योंकि यही लास्ट होता है तो इसलिए यही पढ़ा के छोड़ूंगा। लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें पता होना चाहिए हाफ filled and fully filled electronic configurations are stable. Half filled and fully filled electronic configurations are stable. तो हम लोग कहते हैं कि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मतलब क्या होता है? वो खुद में बदलाव नहीं चाहते, वो खुद स्टेबल है, कहते हैं भैया मुझे बदलाव की जरूरत नहीं, जैसा मैं हूं वैसा प्रसन्न हूं। अगर मैं हाफ फिल्ड हूं तो मैं खुश हूं क्योंकि मेरी हाई एक्सचेंज एनर्जी आती है, अगर मैं फुली फिल्ड हूं तब भी मेरा हाई एक्सचेंज एनर्जी आती है। जिसको एक्सचेंज एनर्जी नहीं पता, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर जाकर के पड़ोसी में पढ़ते रहे, मतलब साथ साथ पढ़ते रहे। हाफ फिल्ड का मतलब क्या है? एस में 1। फुली फिल्ड का मतलब क्या है? एस में 2। पी का मतलब क्या है? जैसे पी में कितने होते हैं टोटल, यहां पे लिख लो पहले। पी में टोटल कितने होते हैं? 6। डी में टोटल कितने होते हैं? 10। एफ में टोटल कितने होते हैं? 14। ध्यान रखना यहां पर मैंने जो लिखा है एफ और डी वाला एकदम परफेक्टली अलाइंड रहोगे, अगले दिन इस पर भी बढ़िया बात होगी, एफ पर भी। ठीक है, चलिए जी यहां पर देखते हैं। चलो 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 देखो यहां पे क्या होगा। अगला एस से निकला, फिर पी से कितने निकालोगे? 3 निकाल दोगे। डी से, डी में कितने हैं? 10, आधा करो 5 हो जाएगा। एफ में टोटल कितने थे? 14, आधा करो 7 हो जाएगा। मतलब फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ये स्टेबल हैं। ये कहते हैं मैं जैसा हूं वैसा प्रसन्न हूं, मुझे छेड़िए मत। अगर मुझे छेड़ोगे तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। ठीक है जी, छेड़ने की भी एनर्जी मांग रहा है भाई ये, तो यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर हमेशा एनर्जी आपको ज्यादा ही नजर आएगी। जैसे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, बाजार में कोई पूछ रहा था कि बताइए इनमें ज्यादा किसकी होगी, मैंने आप क्या बात करते हो, आसान खेल है। नाइट्रोजन को चेक करोगे तो यहां पर आएगा 2p3 आउटर सेल में, और यहां पर आएगा 2p4। हमें इनमें कंपैरिजन करना था। तो भैया नाइट्रोजन कैसा? देखो हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड मतलब ये भैया खुद से प्रसन्न है,
कहता मैं तो आबाद और जिंदाबाद हूं, मस्त रहता हूं, मेरे को इलेक्ट्रॉन निकलवाओ मत। अगर इलेक्ट्रॉन मेरा निकलवाओगे तो भैया मैं तो स्टेबल हूं। मैं कैसा हूं? स्टेबल हूं। अगर ये स्टेबल में आते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन है, मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी मेरे प्यारे? ज्यादा होगी। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। सही पकड़े हैं। यहां अगले में सेम तरीके से फेंक कर मारिए, सेम लॉजिक से काम बन जाएगा। सेम लॉजिक फेंक कर मारिएगा, यहां पर भी काम हो जाएगा। ठीक है, यहां 2p3 है, यहां 3p3, यहां 4p3। कंपैरिजन कर लीजिए, ये आपको क्या मिलेगा? जहां कहीं हाफ फिल्ड होगा उसका ज्यादा मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल के, मतलब जैसे P4 है ना, P2, इन सबसे ज्यादा मिलेगा। लेकिन हाफ फिल्ड हुआ तो वो ज्यादा स्टेबल है, खुद में प्रसन्न है। तो देखो, हाफ फिल्ड फुली फिल्ड कब लगाते हैं? जब ये भी P हो और ये भी P हो, मतलब जब सब सेल सेम है तो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट लगता है। पेनिट्रेशन इफेक्ट कब लगता है? जब एक इलेक्ट्रॉन S में है और एक इलेक्ट्रॉन P में है। पेनिट्रेशन इफेक्ट आपके सिलेबस के हिसाब से कब लगाना है? जब एक S में है और एक P में है। लेकिन अगर दोनों ही P में है तो चेक करो कहीं कोई हाफ फिल्ड तो नहीं है, कोई फुली फिल्ड तो नहीं है, वहां से अंदाजा लग जाएगा। अब बताइए मामला ठीक है? अब बताइए मामला ठीक है? एक तो तुम लोग लिख देते हो ना कि सर छोड़ दो, उस चक्कर में मैं छोड़ देना चाहता हूं, बट मेरा मन कतई नहीं था जी। हाँ, मेरा मन नहीं था कि मैं आपको कहूँ कह रहे भैया चलो ठीक है नमस्कार, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ना है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। चलो ठीक है, 1 मिनट में समेट दें। इनमें बस सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करके आइएगा। सेकंड मतलब क्या होता है? चलो बताओ, सेकंड मतलब क्या होता है भाई? यहां पे पहले क्या था? ये 2p3 था और ये क्या था? 2p4। पहला इलेक्ट्रॉन देने पर ये बना O+ और ये बन गया भैया N+। ये हो गया 2p2। इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक इलेक्ट्रॉन ये निकालोगे तो यहां हो जाएगा 2p3। इसी तरीके से दिमाग लगाना होगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने से बाद ये बना, सब में पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये बना। चलो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालकर चेक करते हैं। सेकंड आयनाइजेशन, हमसे जो सवाल पूछा जाए वहां तक आने के लिए आपको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। त्याग दिया भैया, देखो ये बन गए। अब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की जब मैं बात करूंगा तो आप बताइए कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है और कहां से कठिन है? चलिए बताइए, कहां से आसान है कहां से कठिन है, ये बता दो तो बाकी हम छोड़ देंगे जी, छोड़ देंगे, एकदम छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। बस यहां जवाब बताइए, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? चलिए बताइए। फर्स्ट आपको पता है किसकी ज्यादा होती है, अभी बताया, नाइट्रोजन की ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन के। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का हाफ फील्ड मिलता है, यहां हाफ फील्ड नहीं है। सही पकड़े हैं। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करो। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में यहां इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है? आसान, क्योंकि P2 से निकल रहा है। इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन P3 से निकल रहा है, तो भैया जी एकदम उल्टा हो जाएगा ये। अब मैं एक सवाल और पूछूंगा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ N+ एंड O+ बताइए और अपने घर जाइए। चलिए जी, पूरी तरह से लॉजिकल बात है। अगर किसी को ना समझ में आया तो दुखना रोड़ना पीड़ना नहीं है, अभी सीख के तब जाना है कि नहीं सर वो लास्ट वाला नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? कुछ करना थोड़ी है। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये हमें दिखा कि ये हाफ फील्ड है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पर ये वाला हाफ फील्ड है, मतलब ऑक्सीजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन था। अब मेरा सवाल पलट गया भैया, मैंने कहा बताइए N+ और O+, मेरा क्वेश्चन ही ये है कि N+ और O+ में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा? तो पहले N+ पता करो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2p2। O+ का पता करोगे तो पता चलेगा ये होगा 2p3। N+ O+ पता चल गया? यस। अब देखो जहां हाफ फील्ड है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है। कितना आसान खेल है भाई। अब मजा आया? ये बात सबको मजा आई कि नहीं आई? आना चाहिए। वेरी गुड। चलिए अब आपका अगला होमवर्क है, बाकी अगले दिन बात करेंगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आप लोग करके आइएगा। ये क्वेश्चन आपको करके आना है कि एल्कली मेटल्स एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, इनकी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करके आओ। चलो, इसको सवाल है, घर पे करके आना है। सोडियम और मैग्नीशियम का पहला इलेक्ट्रॉन निकालो, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालो और चेक करो कि भैया किसका ज्यादा और क्या आएगा। ठीक, ये कल बात करेंगे, ये हमारा होमवर्क होगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे प्यारे। मजा आया, आनंद आया तो एक बार चैट में बताइए हल्ला मचा करके कि मास्टर मजा आ रही है, हमको कोनो तकलीफ नहीं हो रही, ठीक है?
अगला एक सवाल ये भी है, एक सवाल ये भी करके आएंगे, सवाल पे सवाल सब साहब सवाल पे सवाल करे जा रहे हो। यस, होमवर्क तो दिया जाएगा ना जी। चलिए जी, एक क्वेश्चन ये भी करके आएंगे। मजा आया कि नहीं आया? याद भी हो रहा है, समझ में भी आ रहा है, तभी खेल का असली मजा है। ठीक है, चलिए बाकी कल पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिल पे मत लेना जी कुछ। हाँ, एक क्वेश्चन ये करना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सवाल आपको ये कर लेने हैं। ठीक है जी, 13 सवाल ये कर करके आइएगा। 13 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लव यू ऑल मेरे प्यारे। मजा आ रहा होगा, शायद आनंद आ रहा होगा, लग रहा होगा कि हाँ भैया सही चीज चल रही है, हमको क्लास में याद भी हो रहा है, समझ में भी आ रहा है, आनंद भी आ रहा है। आनंद भी आना जरूरी है ना, नहीं तो लगेगा अरे सर इनऑर्गेनिक हमको जीवन में बहुत पहले बोरिंग लगता था, अब बोरिंग लगना बंद हो गया है क्योंकि हमारे पास सब कुछ इजी इजी है अब। हाँ ठीक है, ये हमारा इजी इजी है। अब चलो कल से मैं थोड़ा ये भी बता दिया करूंगा कि कौन से पेज पर मैं हूं इस बुक के, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चों ने ले लिया है तो ऑब्वियसली थोड़ा हक सा बन जाता है यार, समझ रहे हो? नहीं, ये क्या था, ये क्या था भाई? हाँ, ये डीपीपी के दो मोड आए हैं ना, उस पे उससे रिलेटेड था। चलो जी, लव यू ऑल मेरे प्यारे, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना खुद का, मस्त रहना जीवन में। चलो जी, खुद को बोलते रहिए कि मैं ज्वाला हूं बुझी राख नहीं, मैं ज्वाला हूं बुझी राख नहीं, मैं कर्म के साथ हूं किस्मत के हाथ नहीं। लव यू ऑल मेरे प्यारे, प्रसन्न रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें।